अगर तुम सच में सुनना चाहते हो तो सबसे पहली बात जो तुम जानना चाहोगे वो ये होगी कि मैं कहाँ पैदा हुआ था, मेरा बचपन कैसा था और मेरे माँ बाप क्या करते थे मेरे होने से पहले, और वो सब बातें जो कहानियों में बताई जाती। लेकिन सच बताऊं, मुझे वो सब बातें बताने का बिल्कुल मन नहीं है। ऐसी बातें मुझे बोर कर देती हैं। और फिर अगर मैंने अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी खास बता दिया तो वो दोनों बहुत परेशान हो जाएंगे। मेरे माँ बाप इन बातों को लेकर बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, खासकर मेरे पिताजी। वैसे वो दोनों अच्छे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो बुरे हैं, लेकिन फिर भी इन बातों पर जल्दी दुखी हो जाते हैं। मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी नहीं सुनाने वाला, मैं बस तुम्हें वही बातें बताऊंगा जो पिछली ठंडी के आसपास मेरे साथ हुई थी। तभी मेरी तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी और मुझे यहाँ आकर थोड़ा आराम करना पड़ा। बस यही बातें मैंने अपने भाई डीबी को भी बताई थी। वो मेरा भाई है, वो हॉलीवुड में रहता है। वो यहाँ से बहुत दूर नहीं है और हर हफ्ते मुझे मिलने आ जाता है। शायद अगले महीने जब मैं घर जाऊंगा तो वो मुझे कार से घर छोड़ने भी आएगा। उसके पास अभी एक बहुत बढ़िया कार है। उसे खरीदने में उसे बहुत पैसे लगे। अब उसके पास पैसे बहुत हैं, पहले नहीं थे। पहले तो वो बस एक आम सा लेखक था जब वो घर पर था। उसने एक किताब भी लिखी थी जिसमें कई छोटी कहानियां थीं। उसमें सबसे अच्छी कहानी गोल्डफिश वाली। वो एक ऐसे बच्चे की कहानी थी जो किसी को भी अपनी गोल्डफिश दिखाने नहीं देता था क्योंकि उसने उसे अपने पैसे से खरीदा था। अब डीबी हॉलीवुड में है और वहाँ काम करता है। मुझे फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं है, उनका नाम भी मत लेना मुझसे। मैं तुम्हें अपनी बात वहाँ से शुरू करके बताना चाहता हूँ जिस दिन मैं पेंसी प्रेप स्कूल छोड़ रहा था। पेंसी प्रेप एक स्कूल है, वो पेंसिल्वेनिया के एगर्सटाउन में है। शायद तुमने उसका नाम सुना भी हो। तुमने उसका विज्ञापन भी देखा होगा। उसके विज्ञापन हर जगह आते हैं। उनमें एक लड़का घोड़े पर बैठा हुआ होता है और कूदता हुआ दिखता है, जैसे कि वहाँ बच्चे दिन भर घुड़सवारी ही करते हों। जबकि मैंने तो वहाँ कभी घोड़ा देखा ही नहीं। तस्वीर के नीचे लिखा रहता है कि वे लड़कों को अच्छे और समझदार इंसान बनाते हैं। पर सच बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ भी वैसा ही पढ़ाई होती है जैसी और स्कूलों में होती है। मैंने तो वहाँ 2 ही अच्छे और समझदार लड़के देखे थे, अगर इतने भी थे तो, और शायद वो ऐसे ही स्कूल में आए थे। खैर, उस दिन शनिवार था। स्कूल का साल का आखिरी फुटबॉल मैच था। मैच सैक्सन हॉल स्कूल के साथ था। ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। अगर पेंसी हार जाता तो बच्चे बहुत दुखी हो जाते। मुझे याद है कि उस दिन दोपहर के 3 बजे के आसपास मैं स्कूल के थॉमसन हिल पर खड़ा था। वहीं पास में एक बहुत पुराना तोप भी थी जो पुराने युद्ध में इस्तेमाल हुई थी। वहां से पूरा मैदान दिखता था। वहां से दोनों टीमें लड़ रही थीं। भीड़ की आवाजें भी आ रही थीं। पेंसी की तरफ से आवाजें बहुत तेज आती थीं क्योंकि वहां पूरी स्कूल थी, बस मैं नहीं था। सैक्सन हॉल की तरफ लोग बहुत कम। फुटबॉल मैच में कभी भी लड़कियां ज्यादा नहीं आती थीं। सिर्फ 12वीं के लड़कों को अपनी दोस्त को लाने की इजाजत थी। वैसे भी ये स्कूल मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे तो वो जगह पसंद है जहां आसपास कुछ लड़कियां भी दिख जाएं, भले ही वो कुछ कर न रही हो, बस बैठे या हंस रही हो। हेडमास्टर की बेटी सेल्मा थर्मर अक्सर मैच में आती थी। वो बहुत सुंदर तो नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। एक बार मैं उसके बगल में बस में बैठा था और हम दोनों ने बातें की थी। मुझे वो पसंद आई थी। उसकी नाक बड़ी थी और उसके नाखून छोटे और खून से भरे थे, लेकिन फिर भी मुझे उसके लिए अच्छा लगता था। मुझे उसमें ये अच्छा लगा कि वो कभी भी अपने पापा की बढ़ाई नहीं करती थी। शायद उसे पता था कि उसके पापा कैसे इंसान हैं। मैं थॉमसन हिल पर इसलिए खड़ा था क्योंकि मैं अभी न्यूयॉर्क से लौटा था। मैं स्कूल की तलवारबाजी टीम का कप्तान था। हम सब उसी दिन सुबह न्यूयॉर्क गए थे। वहां मैच होना था, लेकिन हमारा मैच हो नहीं पाया
क्योंकि मैंने टीम के सारे सामान और तलवारें ट्रेन में ही छोड़ दी थी। इसमें मेरी गलती पूरी नहीं थी। मैं रास्ता देखने के लिए बार बार खड़ा हो जाता था। हम लोग स्कूल दोपहर 2:30 बजे लौट आए थे, जबकि हमें रात के खाने के समय आना था। टीम के सभी लड़के मुझसे नाराज थे, पर मुझे थोड़ा हंसी भी आ रही थी। एक और वजह यह भी थी कि मैं मैदान में नहीं था, क्योंकि मैं अपने हिस्ट्री के टीचर स्पेंसर जी से मिलने जा रहा था। उन्हें जुकाम था और मुझे लगा कि छुट्टियों से पहले मैं उनसे फिर नहीं मिल पाऊंगी। उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी थी कि मुझे जाने से पहले उनसे जरूर मिलूं। उन्हें पता था कि मैं वापस स्कूल नहीं आऊंगा। ये बात मैं बताना भूल गया था कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था। मुझे छुट्टियों के बाद वापस नहीं आना था, क्योंकि मैं 4 विषयों में फेल हो रहा था और मेहनत नहीं कर रहा था। कई बार चेतावनी भी मिली थी, खासकर मिड टर्म के समय जब मेरे माँ बाप स्कूल आए थे, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए मुझे निकाल दिया गया। वैसे यहाँ से लड़कों को निकालना आम बात थी। पढ़ाई के मामले में स्कूल का नाम अच्छा था। खैर, उस समय दिसंबर का महीना था और बहुत ठंड थी, खासकर उस पहाड़ी पर। मेरे पास बस एक पतली जैकेट थी, दास्ताने भी नहीं थे। पिछले हफ्ते किसी ने मेरी ऊन की कोट और दास्ताने चुरा लिए थे। पेंसी में बहुत से अमीर घरों के बच्चे थे, लेकिन फिर भी वहाँ बहुत चोर थे। जितना महंगा स्कूल, उतने ही ज्यादा चोर। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं वहाँ खड़ा खड़ा नीचे खेल देख रहा था और बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन असल में मैं मैच नहीं देख रहा था। मैं तो बस वहाँ खड़ा होकर अलविदा का एहसास लेना चाहता था। मैं कई जगहों को छोड़ चुका हूँ, बिना पता चले कि मैं उन्हें छोड़ रहा हूँ। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अलविदा अच्छा है या बुरा, लेकिन जब मैं कहीं से जाता हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ, नहीं तो और बुरा लगता है। मैं खुशकिस्मत था। अचानक मुझे एक बात याद आई, जिसने मुझे एहसास कराया कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे याद आया कि अक्टूबर में मैं और 2 दोस्त मिलकर स्कूल की बिल्डिंग के सामने फुटबॉल खेल रहे थे। वो दोनों अच्छे थे। शाम हो रही थी और अंधेरा हो रहा था, लेकिन हम खेलते रहे। जब बहुत अंधेरा हो गया तो एक बायोलॉजी के टीचर ने खिड़की से आवाज लगाई कि जाओ, अपने कमरे में जाओ और खाने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसी बातें याद आती हैं तो अलविदा कहना आसान हो जाता है। जैसे ही मुझे ये याद आई, मैं घूमकर दौड़ते हुए स्पेंसर सर के घर जाने लगा। वो स्कूल के अंदर नहीं रहते थे, उनका घर दूसरी गली में था। मैं दौड़कर स्कूल के गेट तक पहुंचा। फिर मैं रुका और सांस ली। मेरी सांस जल्दी फूल जाती है। मैं बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था। वैसे अब स्कूल में पीने की इजाजत नहीं है। एक वजह यह भी है कि पिछले साल मेरी लंबाई बहुत बड़ी थी। इसी वजह से मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी और मुझे यहाँ चेकअप के लिए आना पड़ा था। फिर भी मेरी सेहत ठीक है। जैसे ही मैंने सांस संभाली, मैं रोड पार करने लगा। रोड बहुत फिसलन भरी थी और मैं गिरते गिरते बचा। मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्यों दौड़ रहा हूँ। शायद मेरा मन कर रहा था। रोड पार करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे गायब हो रहा हूँ। बहुत अजीब सा दिन था। बहुत ठंड थी और धूप भी नहीं थी। रोड पार करते वक्त लगता था कि जैसे तुम अदृश्य हो रहे हो। जब मैं स्पेंसर सर के घर पहुंचा तो जल्दी से घंटी बजाई। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। मेरे कान दुख रहे थे और उंगलियां भी हिल नहीं रही थीं। मैंने जोर से बोला, कोई दरवाजा खोलो। तब स्पेंसर मैम ने दरवाजा खोला। उनके घर में कोई नौकर नहीं था, वो खुद ही दरवाजा खोलती थीं। उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। उन्होंने मुझे देखकर कहा, होल्डन, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, अंदर आओ, तुम बहुत ठंड में आ गए हो क्या? मुझे लगता है उन्हें मुझे देखकर अच्छा लगा। मुझे भी लगता है कि वो मुझे पसंद करती थीं। मैं जल्दी से घर के अंदर चला गया। मैंने कहा, कैसी हो स्पेंसर मैम? सर कैसे हैं? उन्होंने कहा, कोट मुझे दे दो। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि वो थोड़ा कम सुनती थी।
उन्होंने मेरा कोट अलमारी में टांग दिया। मैंने अपने हाथ से बाल ठीक कर लिए। मेरे बाल छोटे रहते हैं, इसलिए मुझे कंघी की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने फिर से उनसे थोड़ा जोर से कहा, कैसी हो स्पेंसर मैम? उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ होल्डन। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम कैसे हो? जिस तरह से उन्होंने पूछा, मुझे लगा सर ने उन्हें बता दिया था कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। मैंने पूछा, सर कैसे हैं? क्या उनका जुकाम ठीक हो गया? उन्होंने कहा, ठीक हो गया। लेकिन होल्डन, सर बहुत अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। वो अपने कमरे में हैं। जाओ, सीधे वहीं चले जाओ। उन दोनों के अपने अपने कमरे थे। दोनों की उम्र लगभग 70 साल के आसपास थी, या शायद उससे भी ज्यादा। फिर भी दोनों को छोटी छोटी बातों में खुशी मिलती थी। मुझे पता है ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरा मतलब बुरा नहीं है। मैं अक्सर स्पेंसर सर के बारे में सोचता था। अगर कोई उनके बारे में ज्यादा सोचे तो यही सोचता है कि वो अब तक जी क्यों रहे हैं। उनकी कमर झुकी हुई, वो ठीक से सीधे भी नहीं बैठ पाते थे। जब भी क्लास में उनके हाथ से चौक गिरती थी तो पहली कतार में बैठा कोई लड़का उठकर चौक उन्हें पकड़ा देता। ये मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अगर बस उतना ही सोचो, ज्यादा नहीं, तो लगेगा कि वो ठीक है। एक बार रविवार के दिन जब हम कुछ लड़के उनके घर गर्म चॉकलेट पीने गए थे, तब उन्होंने हमें एक पुरानी सी कंबल दिखाई थी। वो कंबल उन्होंने और उनकी पत्नी ने किसी पार्क में एक आदिवासी से खरीदी थी। वो कंबल दिखाकर बहुत खुश हो रहे थे। मेरा मतलब है कि इतने बूढ़े लोग भी छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाते हैं। उनके कमरे का दरवाजा खुला था, फिर भी मैंने धीरे से दस्तक दी। बस इज्जत के लिए मैंने देखा, वो बड़ी सी कुर्सी पर बैठे थे। उनके ऊपर वही कंबल था। मैंने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, उन्होंने मेरी तरफ देखा। उन्होंने ऊंची आवाज में पूछा, कौन है? मैंने कहा, कारफील्ड हूँ। अंदर आओ बेटा। क्लास के बाहर वो हमेशा तेज बोलते थे। कभी कभी ये बात परेशान कर देती। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे थोड़ा पछतावा हुआ कि मैं मिलने क्यों आया। वो कोई पत्रिका पढ़ रहे थे। कमरे में दवाइयों की खुशबू फैली थी। सब जगह विक्स की महक थी। मुझे बीमार लोगों के पास रहना पसंद नहीं है। स्पेंसर सर ने बहुत पुराना और फटा हुआ गाउन पहना था। शायद बचपन से वही पहने हुए थे। मुझे बूढ़े लोगों को नाइट ड्रेस में देखना अच्छा नहीं लगता। उनके सीने के उभरे हुए हिस्से दिख रहे थे। उनकी टांगे बहुत सफेद और बिना बाल के थीं। मैंने कहा, नमस्ते सर, आपकी चिट्ठी मिली, बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे लिखा था कि मैं जाने से पहले मिलूं। मैंने कहा, आपको इतनी परेशानी करने की जरूरत नहीं थी, मैं वैसे भी मिलने आ जाता। स्पेंसर सर ने कहा, बेटा यहाँ बैठ जाओ। उनका मतलब था, बिस्तर पर बैठो। मैं बिस्तर पर बैठ। मैंने पूछा, आपकी तबीयत कैसी है सर? उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा अगर मेरी तबीयत और अच्छी होती तो डॉक्टर को बुलाना पड़ता। वो हंसने लगे। फिर वो थोड़ा सीधे हुए और बोले, तुम नीचे मैच में क्यों नहीं हो? आज तो बड़ा मैच है ना। मैं तो गया था, लेकिन अभी अभी न्यूयॉर्क से लौटा हूँ, तलवारबाजी टीम के साथ। उनका बिस्तर बहुत सख्त था, अब वो बहुत गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, तो अब तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, है ना? मैंने कहा, हाँ सर, शायद ऐसा ही है। अब वो सिर हिलाने लगे। स्पेंसर सर जितना सिर हिलाते थे, उतना किसी को सिर हिलाते हुए मैंने नहीं देखा। पता नहीं वो सोच रहे थे या बस आदत से सिर हिलाते थे। उन्होंने पूछा, डॉक्टर थर्मन ने तुमसे क्या कहा? मुझे पता है तुम दोनों की लंबी बातचीत हुई थी। मैंने कहा, हाँ सर, बहुत देर तक हुई थी। मैं करीब 2 घंटे उनके ऑफिस में रहा। उन्होंने पूछा, क्या कहा उन्होंने? मैंने कहा, वो जीवन को खेल की तरह बता रहे थे। बोले, जिंदगी को नियम से खेलना चाहिए। वो अच्छे थे, गुस्सा नहीं हुए, बस बार बार यही बोलते रहे कि जीवन एक खेल है। स्पेंसर सर ने कहा, जीवन एक खेल है बेटा, जीवन एक खेल है जो नियम से खेलना चाहिए। मैंने कहा, हाँ सर, मुझे पता है,
लेकिन मेरा मन नहीं मानता था कि ये खेल है। अगर तुम ताकतवर लोगों के साथ हो तो ही ये खेल जैसा लगता है, बाकी लोगों के लिए तो ये कोई खेल नहीं है। फिर उन्होंने पूछा, क्या डॉक्टर थर्मर ने तुम्हारे माता पिता को चिट्ठी लिखी है? मैंने कहा, उन्होंने कहा था कि सोमवार को लिखेंगे। उन्होंने पूछा, क्या तुमने अपने माता पिता से बात की? मैंने कहा, नहीं सर, क्योंकि मैं बुधवार की रात तक घर पहुंच जाऊंगा। उन्होंने पूछा, तुम्हारे माँ बाप को कैसा लगेगा? मैंने कहा, उन्हें गुस्सा आएगा। ये चौथा स्कूल है जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने सिर हिलाया। मैं बार बार सिर हिलाता। मैंने कहा, ओ बेटा, मैं ये भी बार बार बोलता हूँ क्योंकि मेरे पास शब्द कम हैं और मैं उम्र से छोटा जैसा व्यवहार करता हूँ। मैं उस समय 16 साल का था, अब मैं 17 साल का हूँ। कई बार मैं 12 साल जैसा बर्ताव करता हूँ। ये अजीब बात है क्योंकि मेरी लंबाई 6 फुट 2 इंच है और मेरे बाल भी सफेद हो गए हैं। मेरे सिर के दाहिने तरफ तो बहुत सारे सफेद बाल हैं। बचपन से ही ऐसे हैं। फिर भी मैं कई बार छोटे बच्चों जैसा बर्ताव करता हूँ। सब यही कहते हैं, खासकर मेरे पापा। कुछ सच भी है लेकिन पूरा नहीं। लोग सोचते हैं हर बात पूरी तरह सच होती है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। बस कभी कभी बोर हो जाता हूँ जब लोग बोलते हैं कि अपनी उम्र के हिसाब से बर्ताव करो। कभी कभी मैं अपनी उम्र से बड़ा बर्ताव करता हूँ लेकिन किसी को ध्यान नहीं जाता। लोग कुछ भी नहीं समझते। स्पेंसर सर फिर सिर हिलाने लगे। फिर वो अपनी नाक भी खुजाने लगे, जैसे बस नाक दबा रहे हों, लेकिन असल में उंगली डाल रहे थे। शायद उन्हें लगा मैं ही कमरे में हूँ तो ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस देखना अच्छा नहीं लगता था। फिर उन्होंने कहा, मुझे मौका मिला था तुम्हारे माँ बाप से मिलने का जब वो डॉक्टर थर्मर से बात करने आए थे। वो बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने कहा, हाँ सर, वो बहुत अच्छे हैं। मुझे ये शब्द अच्छा नहीं लगता, ये मुझे बनावटी लगता है। हर बार ये सुनकर उल्टी जैसा महसूस होता है। अचानक स्पेंसर सर को कुछ खास कहना था, ऐसा लगा। वो कुर्सी पर सीधे हुए, हिले भी, लेकिन वो बस अपने हाथ में रखी पत्रिका मुझे देने लगे। पत्रिका मुझसे बस 2 इंच दूर गिरी। मैं उठाकर बिस्तर पर रखाया। अब मुझे वहाँ से बाहर जाने का मन कर रहा था। मुझे लगा अब डांट पड़ने वाली है। मुझे डांट से इतनी परेशानी नहीं थी, लेकिन विक्स की खुशबू, उनका गाउन और सब देखना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर स्पेंसर सर बोले, बेटा, तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है? उन्होंने ये बात सख्ती से कही। इस बार उनके लिए भी सख्त थी। इस बार तुमने कितने विषय लिए थे? मैंने कहा, 5 सर। 5 कितनों में फेल हुए? मैंने कहा, 4। मैं थोड़ा सा इधर उधर हुआ। बिस्तर बहुत सख्त था। मैंने कहा, अंग्रेजी में पास हो गया था क्योंकि वो तो मैंने पिछले स्कूल में पढ़ लिया था। मतलब मुझे इंग्लिश में मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। बस कभी कभी निबंध लिखना पड़ता। वो सुन ही नहीं रहे थे। वो बहुत कम सुनते थे जब तुम कुछ बोलो। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें हिस्ट्री में फेल किया क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं आता था। मैंने कहा, मुझे पता है सर, मुझे सच में पता है, आपका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने फिर कहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता जब कोई बार बार एक बात कहता है। फिर उन्होंने 3 बार कहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुमने किताब कभी खोली भी हो। सच बताओ बेटा, खोली थी कभी? मैंने कहा, सर, बस ऐसे ही कभी कभी देख लिया था। मुझे उनका दिल नहीं दुखाना था। उन्हें हिस्ट्री बहुत पसंद थी। उन्होंने कहा, बस ऐसे ही देख लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी परीक्षा की कॉपी वहाँ पड़ी है, मेरी अलमारी के ऊपर, जरा ले आओ। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं उठा और कॉपी ले आया। फिर मैं उसी सख्त बिस्तर पर बैठ गया। अब मुझे पछतावा हो रहा था कि मैं मिलने आया। वो मेरी कॉपी ऐसे पकड़ रहे थे जैसे उसमें गंदगी हो। उन्होंने कहा, हमने मिस्र के लोगों के बारे में 4 नवंबर से 2 दिसंबर तक पढ़ा था। तुमने वही टॉपिक चुना था। तुम्हें सुनना है तुमने क्या लिखा था? मैंने कहा, नहीं सर, ज्यादा नहीं। लेकिन वो फिर भी पढ़ने लगे। शिक्षक कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानते जब वो कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने पढ़ा, मिस्र के लोग बहुत पुराने समय के लोग थे।
जो अफ्रीका के एक हिस्से में रहते थे। अफ्रीका दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। मुझे वहां बैठकर ये सब सुनना पड़ा। मिस्र के लोग हमें आज भी बहुत रोचक लगते हैं। आज की साइंस भी जानना चाहती है कि मिस्र के लोग अपने मरे हुए लोगों के चेहरे सड़ने से बचाने के लिए क्या चीज लगाते थे। ये सवाल आज भी साइंस के लिए पहेली बना हुआ है। फिर उन्होंने मेरी कॉपी नीचे रख दी। अब मुझे उनसे थोड़ा चिढ़ हो रही थी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, तुम्हारा निबंध यहीं खत्म हो जाता है। फिर उन्होंने कहा, लेकिन तुमने नीचे एक छोटा सा नोट भी लिखा है। मैंने कहा, हाँ सर, लिखा था। मैंने जल्दी से बोल दिया ताकि वो पढ़े नहीं, लेकिन वो तो पढ़ने के मूड में थे। उन्होंने जोर से पढ़ा, प्रिय मिस्टर स्पेंसर, मुझे मिस्र के लोगों के बारे में बस इतना ही पता है। मुझे इनका ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन आपकी क्लास रोचक थी। अगर आप मुझे फेल करते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाकी सब जगह भी फेल हो रहा हूँ, सिवाय इंग्लिश के। आदर सहित होल्डन कालफील्ड। उन्होंने मेरी कॉपी नीचे रख दी और मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मुझे हार गया हो। मुझे बुरा लगा कि उन्होंने मेरी बात सबके सामने पढ़ दी। अगर उन्होंने लिखा होता तो मैं कभी भी उनके सामने ऐसे नहीं पढ़ता। मैंने वो नोट सिर्फ इसलिए लिखा था कि वो मुझे फेल करने पर बुरा महसूस न करें। उन्होंने पूछा, तुम्हें बुरा लगता है कि मैंने तुम्हें फेल किया? मैंने कहा, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मुझे बस अच्छा नहीं लगता था जब वो बार बार बेटा बोलते थे। उन्होंने मेरी कॉपी बिस्तर पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो फिर चूक गए। मुझे फिर उठना पड़ा और उठाकर रखनी पड़ी। हर बार ऐसा करना बोरिंग था। उन्होंने पूछा, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? सच बताओ बेटा। उनकी बातों से लग रहा था उन्हें बुरा लग रहा है कि मुझे फेल करना पड़ा। मैंने थोड़ी बातें बनाई। मैंने कहा, सर, मैं खुद बेवकूफ हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता। लोगों को नहीं पता कि शिक्षक का काम कितना मुश्किल है। मैंने ऐसी बातें कही। मजेदार बात ये थी कि मैं बातें बनाते समय कुछ और ही सोच रहा था। मैं न्यूयॉर्क में अपने घर के पास के तालाब के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था, जब मैं घर जाऊंगा तब वो तालाब बर्फ से ढका होगा या नहीं। अगर होगा तो वहाँ के बत्तख कहाँ जाएंगे? क्या कोई ट्रक में लाकर उन्हें चिड़ियाघर ले जाता है या वो खुद उड़ जाती हैं? मुझे अच्छा लगा कि मैं एक साथ बातें बना सकता था और कुछ और सोच भी सकता था। शिक्षक से बात करते हुए दिमाग ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं थी। फिर अचानक उन्होंने मेरी बात काटी। वो हमेशा बीच में टोकते रहते थे। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हें अपने बारे में कैसा लगता है? मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा, क्या आप ये पूछ रहे हैं कि मुझे स्कूल से निकालने की खबर कैसी लग रही है? मुझे लगा काश वो अपना गाउन सीने पर डाल लेते। वो नजारा अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें पिछले स्कूलों में भी दिक्कत हुई थी। मैंने कहा, नहीं सर, एल्किटन हिल्स में इतनी दिक्कत नहीं थी। मैं वहाँ से खुद ही चला गया था, फेल नहीं हुआ था। उन्होंने पूछा, क्यों छोड़ा था? मैंने कहा, सर, ये लंबी बात है, ये जरा मुश्किल है समझाना। मुझे पूरी बात बताने का मन नहीं था। शायद वो समझ भी नहीं पाते। मुझे वहाँ के लोगों की बनावट पसंद नहीं थी। हेडमास्टर मिस्टर हास बहुत बनावटी इंसान थे। रविवार को वो सबके माता पिता से मिलते थे। अगर किसी लड़के की माँ थोड़ी मोटी होती या पिता अजीब कपड़े पहनते तो वो बस झूठी मुस्कान देता और ज्यादा बात नहीं करता, और फिर किसी और के माता पिता के साथ लंबी बात करता। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे एल्किटन हिल स्कूल बहुत बुरा लगता था। फिर स्पेंसर सर ने मुझसे कुछ पूछा, लेकिन मैं सुन नहीं पाया। मैं मिस्टर हास के बारे में सोच रहा था। मैंने कहा, क्या कहा सर? उन्होंने पूछा, पेंसी स्कूल छोड़ते वक्त तुम्हें कोई पछतावा है? मैंने कहा, थोड़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। शायद अभी तक ठीक से एहसास नहीं हुआ।
अभी तो बस इतना सोच रहा हूँ कि बुधवार को घर जाना है। मैं खुद को बेवकूफ मानता हूँ। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हें अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है? मैंने कहा, है सर, थोड़ा तो है, पर ज्यादा नहीं। उन्होंने कहा, आगे चलकर तुम्हें बहुत चिंता होगी। जब बहुत देर हो जाएगी तब एहसास होगा। मुझे ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे मैं मरने वाला हूँ। ये सुनकर बहुत उदास लगा। मैंने कहा, शायद होगा। उन्होंने कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ तुम्हारे दिमाग में थोड़ी समझ डालूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो सच में मदद करना चाहते थे, लेकिन हम दोनों एकदम अलग अलग सोच वाले थे। मैंने कहा, मुझे पता है सर, बहुत धन्यवाद। मुझे सच में अच्छा लगा। अब मैं बिस्तर से उठ गया। अब 1 मिनट भी वहाँ बैठा नहीं रह सकता था। मैंने कहा, लेकिन अब मुझे जाना है। मुझे जिम में कुछ सामान लेना है। सच में बहुत जरूरी है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर सिर हिलाया। अब मुझे उनके लिए बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं अब वहाँ और नहीं रुक सकता था। उनका गाउन, वो सुस्ती, विक्स की महक, सब कुछ देखकर और नहीं रुक सकता था। मैंने कहा, सर, मेरे लिए चिंता मत करो। सच कह रहा हूँ, मैं ठीक रहूंगा। अभी ये एक समय है जो सबके साथ होता है। उन्होंने कहा, पता नहीं बेटा, पता नहीं बेटा। मुझे ऐसा जवाब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, सबके साथ होता है सर, मुझे सच में ऐसा लगता है। आप चिंता मत करो सर। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा। ठीक है सर। उन्होंने पूछा, क्या तुम जाते जाते गर्म चॉकलेट पियोगे? मैम बहुत खुश होंगी। मैंने कहा, सच में मन है, लेकिन मुझे जल्दी जाना है। मुझे जिम जाना है। फिर भी धन्यवाद सर। फिर हमने हाथ मिलाया। मुझे बहुत उदासी महसूस हुई। मैंने कहा, सर, आपको चिट्ठी भेजूंगा, अपना ध्यान रखना। दरवाजा बंद करके जैसे ही मैं बाहर निकला, उन्होंने मुझे कुछ आवाज दी, लेकिन मैं ठीक से सुन नहीं पाया। मुझे लगता है उन्होंने कहा, शुभकामनाएं। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई कहे शुभकामनाएं। ये शब्द सुनने में अजीब लगता है। मैं बहुत बड़ा झूठ बोलने वाला लड़का हूँ, बहुत ज्यादा। ये बहुत बुरी बात। अगर मैं दुकान जा रहा हूँ सिर्फ पत्रिका लेने के लिए और कोई पूछ ले कहाँ जा रहा है, तो मैं बोल दूंगा, ओपेरा देखने जा रहा हूँ। ये बहुत गलत है। तो जब मैंने स्पेंसर सर से कहा कि मुझे जिम जाना है और अपना सामान लेना है, तो वो भी एक बड़ा झूठ था। मेरा सामान तो जिम में रहता ही नहीं है। जहाँ मैं पेंसी स्कूल में रहता था, वो नया हॉस्टल था। उसका नाम ओसेनबर्गर मेमोरियल विंग था। वो सिर्फ जूनियर और सीनियर के लिए था। मैं जूनियर था, मेरा रूममेट सीनियर था। ये जगह एक आदमी ओसेनबर्गर के नाम पर थी। वो भी पेंसी में पढ़ा था। उसने कब्र का काम शुरू किया था और उसमें बहुत पैसे कमाए। उसने पूरे देश में कब्र का काम फैलाया था। वो परिवारों को सस्ते में दफनाने की सुविधा देता था। ओसेनबर्गर ने स्कूल को बहुत पैसे दिए थे, इसलिए स्कूल ने हॉस्टल का नाम उसी के नाम पर रख दिया था। साल के पहले फुटबॉल मैच में वो स्कूल आया था। बड़ी गाड़ी में आया था। हमें स्टेडियम में खड़ा होकर उसका स्वागत करना पड़ा था। अगले दिन सुबह सभा में उसने बहुत लंबी स्पीच दी थी। उसने शुरू में कई फालतू मजाक सुनाए ताकि लगे कि वो आम आदमी है। फिर उसने बोला कि जब भी उसे परेशानी आती थी तो वो घुटनों के बल बैठकर भगवान से दुआ करता था। उसने कहा, हमें भी हमेशा भगवान से बात करनी चाहिए। उसने कहा, यीशु को दोस्त समझो। उसने बोला, वो गाड़ी चलाते वक्त भी यीशु से बातें करता है। मुझे उसकी बातों पर हंसी आ गई थी। मुझे बस उसकी स्पीच के बीच की बात अच्छी लगी थी। वो अपने बारे में बताता जा रहा था कि कितना बड़ा आदमी है। तभी मेरे सामने बैठा एडगर मार्शल अचानक बहुत तेज बात गया। ये बहुत अजीब था, लेकिन मजेदार भी था। किसी ने जोर से हंसी नहीं, लेकिन ओसेनबर्गर ने जैसे सुना ही नहीं। लेकिन हेडमास्टर थर्मर को पता चल गया था। वो बहुत नाराज हुआ। उसने उसी रात हम सबको पढ़ाई के लिए बुला लिया था और बोला था कि जिसने शांति भंग की थी वो पेंसी के लायक नहीं है। हमने एडगर को कहा था कि वो फिर पाद दे, लेकिन उसका मन नहीं हुआ। यही था मेरा हॉस्टल, ओसेनबर्गर मेमोरियल विंग।
स्पेंसर सर से मिलकर अपने कमरे लौटना अच्छा लगा था, क्योंकि सब लोग मैच देखने गए थे और कमरे में हीटर चल रहा था। कमरा बहुत आरामदायक लग रहा था। मैंने अपना कोट उतार दिया, टाई खोल दी, कॉलर खोल दिया। फिर मैंने अपनी वो टोपी पहन ली जो मैंने सुबह न्यूयॉर्क में खरीदी थी। वो लाल रंग की शिकार वाली टोपी थी। उसकी चोंच बहुत लंबी थी। मैंने उसे उल्टा पहन लिया, चोंच पीछे कर ली। थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। मैंने किताब निकाली और कुर्सी पर बैठ गया। हर कमरे में 2 कुर्सियां थी, एक मेरी और एक मेरे रूममेट स्ट्रेडलेटर की। कुर्सियों के हत्थे पुराने थे, लेकिन बैठने में आरामदायक थी। जो किताब मैं पढ़ रहा था वो गलती से लाइब्रेरी से ले आया था। मुझे पता ही नहीं चला। किताब गलत दे दी गई थी। किताब थी आउट ऑफ अफ्रीका। मुझे लगा था बोरिंग होगी, लेकिन अच्छी निकली। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन बहुत पढ़ता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा अपने भाई डीबी की किताबें पसंद। दूसरे नंबर पर रिंग लॉर्डनर की किताबें पसंद है। डीबी ने मुझे रिंग लॉर्डनर की किताब तोहफे में दी थी। उसमें मजेदार कहानियां थीं। एक कहानी थी ट्रैफिक पुलिस वाले की, जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वो शादीशुदा था। लड़की की गाड़ी बहुत तेज चलती थी और आखिर में लड़की मर जाती है। ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई। मुझे वही किताबें अच्छी लगती हैं जिसमें हंसी भी हो। मैंने बहुत सी क्लासिकल किताबें भी पढ़ी हैं, जैसे द रिटर्न ऑफ द नेटिव। मुझे युद्ध की किताबें और रहस्य वाली किताबें भी पसंद है, लेकिन उतना नहीं। मुझे ऐसी किताबें सबसे अच्छी लगती हैं कि पढ़कर मन करे कि लेखक मेरा दोस्त होता और जब मन करता फोन पर बात करता। ये कम ही होता है। मैं इसाक डिनेसन को फोन कर लेता अगर हो पाता, रिंग लॉर्डनर को भी, लेकिन डीबी ने बताया वो मर चुके हैं। मैंने समरसेट मॉम की किताब भी पढ़ी थी, अच्छी थी, लेकिन उनसे बात करने का मन नहीं करता। मुझे थॉमस हार्डी से बात करना अच्छा लगता। मुझे उसकी कहानी की लड़की यूस्ट्रेसिया वाय अच्छी लगती। तो मैंने अपनी टोपी पहनी और बैठ गया किताब पढ़ने। मैं ये किताब पहले भी पढ़ चुका था, लेकिन कुछ हिस्से फिर पढ़ना चाहता था। अभी मैं 3 पेज ही पढ़ा था कि किसी के आने की आवाज आई। मैं देखे बिना ही जान गया ये रॉबर्ट एक्ली है। उसका कमरा मेरे कमरे के पास था। हर 2 कमरों के बीच एक बाथरूम था। रोज एक्ली 75 बार मेरे कमरे में आ जाता था। शायद पूरे हॉस्टल में मेरे अलावा वही अकेला था जो मैच देखने नहीं गया था। वो कहीं जाता नहीं था। बहुत अजीब लड़का था। सीनियर था, पिछले 4 साल से पेंसी में ही था, लेकिन कोई उसे नाम से नहीं बुलाता था। यहाँ तक कि उसका रूममेट भी उसे बॉब या एक नहीं बोलता था, सिर्फ एक्ली। अगर वो शादी करेगा तो उसकी पत्नी भी उसे एक्ली ही बोलेगी। वो बहुत लंबा और झुका हुआ लड़का था। उसकी लंबाई करीब 6 फुट 4 इंच थी। उसके दांत बहुत गंदे थे, कभी ब्रश करता नहीं था। हर बार जब उसे खाते वक्त देखो तो उल्टी आने लगती थी। उसके चेहरे पर बहुत दाने थे, केवल माथे ये शिफ्ट। उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं था। वो थोड़ा झगड़ालू था। सच बताऊं तो मुझे उसका साथ पसंद नहीं था। मुझे उसकी आहट बाथरूम के पास से आई। वो ऐसे देख रहा था कि स्ट्रेडलेटर कमरे में है या नहीं। वो स्ट्रेडलेटर से नफरत करता था और तभी आता था जब वो नहीं होता था। वो लगभग सब लोगों से नफरत करता था। फिर वो कमरे में आया। उसने बोला हाय। वो हमेशा ऐसे बोलता था जैसे बहुत थका हुआ या बोर हो। उसे ये नहीं जताना था कि वो मिलने आया है, बस गलती से आ गया है। मैंने भी कहा हाय, पर नजरें किताब से नहीं हटाई। अगर एक्ली जैसे लड़के की तरफ देखो तो वो पीछे ही पड़ जाएगा। वो कमरे में घूमने लगा, धीरे धीरे चलता था और मेरी चीजें उठाकर देखने लगा। वो हर बार मेरी और स्ट्रेडलेटर की चीजें उठाकर देखता था। कभी कभी बहुत परेशान कर देता था। उसने पूछा तलवारबाजी कैसी रही। वो बस चाहता था कि मैं पढ़ना बंद कर दूं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने पूछा जीते या हारे। मैंने कहा कोई नहीं जीता। मैंने नजरें ऊपर नहीं उठाई। उसने पूछा क्या। मैंने फिर कहा कोई नहीं जीता। मैंने देखा वो मेरी मेज पर क्या देख रहा था। वो मेरी न्यूयॉर्क वाली एक लड़की की फोटो देख रहा था।
वो ये फोटो 50 बार देख चुका था। हर बार उसे गलत जगह रखता था। वो जानबूझकर करता था। उसने फिर पूछा, कोई नहीं जीता क्यों? मैंने कहा, मैंने सामान ट्रेन में ही छोड़ दिया था। मैंने नजरें नहीं उठाई। उसने कहा, ट्रेन में सामान खो गया। मैंने कहा, मुझे दीवार पर नक्शा देखना पड़ता था। वो मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा, देखो, जब से तुम आए हो मैं एक ही लाइन बार बार पढ़ रहा हूँ। कोई और लड़का होता तो ये सुनकर समझ जाता। लेकिन एक्ली नहीं समझा। उसने फिर पूछा, तुम्हें सामान के पैसे भरने होंगे क्या? मैंने कहा, नहीं पता और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। तुम बैठ जाओ कहीं, तुम मेरी रोशनी में खड़े हो। उसे ये पसंद नहीं था जब मैं उसे बच्चा बोलता था। वो हमेशा मुझे कहता था कि मैं बच्चा हूँ क्योंकि मैं 16 साल का हूँ और वो 18 का। जब मैं उसे बच्चा बोलता तो उसे गुस्सा आ जाता था। वो वहीं खड़ा रहा। वो ऐसा ही था, किसी की बात जल्दी नहीं मानता था। उसने पूछा, क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा, किताब। उसने किताब को उठाकर देखा, कौन सी है? पूछा, कैसी है किताब? मैंने कहा, बहुत बढ़िया है। ये लाइन जो पढ़ रहा हूँ मैं जब मन करे तंज भी कर लेता हूँ। लेकिन उसे समझ नहीं आया। वो फिर घूमने लगा और मेरी चीजें देखने लगा। आखिर मैंने किताब नीचे रख दी। एक्ली जैसे लड़के के पास किताब नहीं पढ़ सकते, ये नामुमकिन है। मैं कुर्सी में ढेर हो गया और एक्ली को अपने हिसाब से घूमते देखा। न्यूयॉर्क की थकान भी थी। मैं उबासी लेने लगा। फिर मैंने थोड़ा मजाक करना शुरू किया। मैं टोपी की चोंच आगे करके आंखों पर ले आया। अब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैंने आवाज बदलकर बोला, माँ, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। एक्ली बोला, तुम पागल हो। मैंने कहा, माँ मुझे हाथ दो। क्यों नहीं दे रही? एक्ली बोला, बड़े हो जाओ। मैंने ऐसे ही अंधे की तरह हाथ घुमाया। मुझे इसमें मजा आ रहा था। मुझे पता था इससे एक्ली को चिढ़ होगी। कई बार मैं उसके साथ ऐसा करता हूँ। फिर मैंने टोपी पीछे कर ली और आराम से बैठ गया। एक्ली ने पूछा, ये किसका है? वो स्ट्रेडलेटर का घुटने का पट्टा उठा रहा था। मैंने कहा, स्ट्रेडलेटर का है। उसने उसे बिस्तर पर फेंक दिया। फिर वो स्ट्रेडलेटर की कुर्सी के हत्थे पर बैठ गया। कुर्सी पर नहीं बैठता था, बस हत्थे पर। उसने पूछा, ये टोपी कहाँ से ली? मैंने कहा, न्यूयॉर्क से। कितने में मिली? मैंने कहा, 1 रुपया। उसने कहा, लूट लिया तुम्हें। वो अपने नाखून माचिस से साफ करने लगा। हमेशा ऐसा करता था। उसके दांत हमेशा गंदे रहते थे, कान भी गंदे रहते थे, लेकिन नाखून साफ करता था। शायद उसे लगता था इससे वो साफ दिखेगा। वो टोपी को फिर देखने लगा। बोला, हमारे यहाँ तो ये टोपी हिरन मारने में पहनते हैं। मैंने कहा, ये हिरन मारने वाली टोपी नहीं है, ये लोगों को मारने वाली टोपी है। उसने पूछा, क्या तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है? मैंने कहा, नहीं। उसने पूछा, स्ट्रेडलेटर कहाँ है? मैंने कहा, मैच देखने गया है, उसकी मुलाकात है। मैं फिर उबासी लेने लगा। कमरा बहुत गर्म था। पेंसी स्कूल में या तो जमकर ठंड लगती थी या ज्यादा गर्मी। आखिरी बोला, बहुत बड़ा आदमी है स्ट्रेडलेट। उसने कहा, जरा अपनी कैंची दे दो। मैंने कहा, नहीं, मैंने पैक कर दी है, ऊपर अलमारी में रख दी है। उसने कहा, निकाल ला, मुझे नाखून काटने हैं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामान पैक है या नहीं। मैंने फिर भी कैंची निकाल दी। जैसे ही अलमारी खोली, स्ट्रेडलेटर का टेनिस का रैकेट मेरे सिर पर गिर गया। बहुत तेज चोट लगी। एक्ली को तो और मजा आ गया। वो बहुत तेज हंसने लगा। जब तक मैं सूटकेस से कैंची निकाल रहा था वो हंसता रहा। उसको दूसरों को चोट लगती देख बहुत मजा आता था। मैंने उसे कैंची दी। मैंने कहा, तुम्हें बहुत अच्छा मजाक सूझता है एक्ली, मैं तुम्हें रेडियो पर ले जाऊंगा। फिर वो अपने मोटे नाखून काटने लगा। मैंने कहा, मेज पर काटो नाखून, फर्श पर मत काटो, मुझे रात में नंगे पांव चलना है। लेकिन वो अपनी मर्जी से फर्श पर ही काटता रहा। कितनी खराब आदत थी उसकी। उसने पूछा, स्ट्रेडलेटर किस लड़की से मिलने गया है? वो हमेशा देखता था कि स्ट्रेडलेटर किससे मिलता है, जबकि उससे नफरत करता था। मैंने कहा,
नहीं पता। उसने कहा, कुछ नहीं, मुझे वो बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा, वो तो कहता है कि तुम्हें बहुत अच्छा मानता है। मैं अक्सर लोगों को मजाक में प्रिंस बोलता हूँ, मुझे बोरियत दूर होती है। एक्ली बोला, वो हमेशा अपने को बहुत बड़ा समझता है। मैंने कहा, जरा नाखून मेज पर काटोगे? मैंने 50 बार कहा है। एक्ली फिर बोला, वो हमेशा अपने को बड़ा समझता है। मुझे नहीं लगता कि वो समझदार है, उसको लगता है वो बहुत तेज है। मैंने कहा, एक्ली प्लीज नाखून मेज पर काटो। मैंने कितनी बार कहा, फिर उसने मेज पर काटना शुरू किया। उससे तभी कोई काम होता था जब जोर से कहो। मैं उसे देखता रहा। फिर मैंने कहा, तुम्हें स्ट्रैडलैटर से इसलिए चिढ़ है क्योंकि उसने तुम्हें ब्रश करने को बोला था। वो तुम्हें बुरा नहीं कहना चाहता था, उसका मतलब बस इतना था कि अगर तुम ब्रश कर लो तो अच्छा लगेगा। एक्ली बोला, मैं ब्रश करता हूँ। मैंने कहा, नहीं करते, मैंने देखा है तुम नहीं करते। मैंने गुस्से में नहीं कहा, बस ऐसे ही कहा। मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा भी लगा। किसी को अच्छा नहीं लगता जब कोई कहे कि तुम ब्रश नहीं करते। मैंने कहा, स्ट्रैडलैटर इतना बुरा नहीं है, तुम उसे जानते नहीं हो। एक्ली बोला, फिर भी वो बहुत घमंडी है। मैंने कहा, वो घमंडी है लेकिन बहुत उदार भी है। मान लो अगर स्ट्रैडलैटर ने ऐसी टाई पहनी है जो तुम्हें बहुत पसंद है तो वो तुम्हें दे दे या तुम्हारे बिस्तर पर छोड़ देगा, लेकिन वो टाई तुम्हें दे ही देगा। अक्सर लोग ऐसा नहीं करते। एक्ली बोला, अगर मेरे पास उसके जितने पैसे होते तो मैं भी देता। मैंने सिर हिलाया, नहीं, तुम नहीं देते एक्ली। उसने कहा, मुझे बच्चा मत बोलो, मैं तो तुम्हारा बाप बन सकता हूँ। मैंने कहा, नहीं, तुम इतने बड़े नहीं हो। कभी कभी वो बहुत चिढ़ा देता था। वो हमेशा जताता था कि मैं 16 का हूँ और वो 18 का। मैंने कहा, पहली बात तो मैं तुम्हें अपने घर में घुसने नहीं दूंगा। वो बोला, मुझे बच्चा मत बोलो। अचानक दरवाजा खुला और स्ट्रैडलैटर तेजी से अंदर आया। वो हमेशा जल्दी में रहता था। उसने आकर मेरे दोनों गालों पर प्यार से थपकी मारी। ये थोड़ा परेशान करने वाली बात थी। उसने पूछा, सुनो, आज रात कहीं बाहर जा रहे हो क्या? मैंने कहा, नहीं पता, शायद जाऊं। बाहर क्या हो रहा है, बर्फ गिर रही है क्या? उसके कोट पर बर्फ थी। उसने कहा, अगर तुम कहीं खास नहीं जा रहे हो तो अपनी जैकेट दे दो मुझे। मैंने पूछा, मैच कौन जीता? उसने कहा, अभी आधा मैच ही हुआ है, हम तो जा रहे हैं। सच में तुम जैकेट पहनोगे क्या आज? मैंने कहा, नहीं, लेकिन अपनी बड़ी कंधों वाली बॉडी से फैलाना मत। उसने कहा, नहीं फैलाऊंगा। वो अलमारी की तरफ गया। उसने एक्ली से कहा, कैसे हो एक्ली? थोड़ा बनावटी भी लेकिन कम से कम बात करता था। एक्ली ने बस हल्का सा जवाब दिया, पूरा जवाब नहीं दिया। फिर उसने मुझसे कहा, मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। मैंने कहा, ठीक है। वो कभी जाते वक्त दिल दुखाता नहीं था। स्ट्रैडलैटर कोट और टाई उतारने लगा। बोला, शायद मैं जल्दी शेव कर लूं। उसकी दाढ़ी बहुत घनी थी। मैंने पूछा, तुम्हारी मुलाकात कहाँ है? उसने कहा, वो एनेक्स में इंतजार कर रही है। वो कमरे से बाहर चला गया, हाथ में तौलिया और सामान लेकर। उसने शर्ट भी नहीं पहनी थी। वो हमेशा बिना कपड़ों के घूमता था। उसे लगता था उसकी बॉडी बहुत अच्छी है। मुझे भी मानना पड़ेगा, उसकी बॉडी अच्छी थी। मेरे पास कोई खास काम नहीं था, इसलिए मैं नीचे बाथरूम चला गया और स्ट्रैडलैटर के पास बैठ गया। वो शेव कर रहा था। वहाँ हमारे अलावा कोई नहीं था क्योंकि सब लोग मैच देखने गए थे। बहुत गर्मी थी, खिड़कियों पर भाप जम गई। वहाँ 10 वॉश बेसिन लगे हुए थे। स्ट्रैडलैटर बीच वाले पर था। मैं उसके बगल वाले पर बैठ गया और ठंडा पानी खोलता बंद करता रहा। ये मेरी आदत है। स्ट्रैडलैटर शेव करते वक्त गाना गुनगुना रहा था। उसकी सीटी की आवाज बहुत तेज थी और सुर में नहीं थी। वो हमेशा वही गाने चुनता था जो बजाना मुश्किल होते हैं। मैंने पहले बताया था कि एक्ली गंदा रहता था। वैसे स्ट्रैडलैटर भी गंदा था, लेकिन छुपा हुआ। वो ऊपर से ठीक दिखता था, लेकिन उसका रेजर बहुत गंदा रहता था।
उसमें झाग और बाल फंसे रहते थे। वो कभी साफ नहीं करता था। वो तैयार होने के बाद हमेशा अच्छा दिखता था, लेकिन असल में गंदा था। वो खुद को बहुत पसंद करता था। उसे लगता था वो सबसे हैंडसम लड़का है। वो सच में सुंदर था, ये मानना पड़ेगा। लेकिन उसकी सुंदरता फोटो में ज्यादा दिखती थी। असली में उससे सुंदर लड़के थे, लेकिन उनकी फोटो इतनी अच्छी नहीं आती थी। मैं पास वाले वॉश बेसिन पर बैठा था। पानी खोल बंद कर रहा था। मेरे सिर पर अभी भी लाल टोपी थी। मुझे ये टोपी बहुत पसंद थी। स्ट्रेडलेटर ने कहा, एक मदद करोगे? मैंने पूछा, क्या? ज्यादा जोश में नहीं था। वो अक्सर मदद मांगता था। खूबसूरत लड़के या खुद को बड़ा समझने वाले लड़के हमेशा मदद मांगते हैं। उन्हें लगता है सब लोग उनके दीवाने हैं और उनके लिए कुछ भी कर देंगे। ये थोड़ा मजाकिया लगता है। उसने पूछा, आज रात बाहर जा रहे हो क्या? मैंने कहा, हो सकता है न जाऊं, पता नहीं क्यों। उसने कहा, मुझे सोमवार के लिए इतिहास पढ़ना है, 100 पेज। क्या तुम मेरे लिए इंग्लिश का काम कर दोगे? अगर तुम नहीं करोगे तो मेरी मुश्किल हो जाएगी। ये बात सुनकर मुझे हंसी आई। मैं खुद स्कूल में फेल हो रहा था और वो मुझसे इंग्लिश का काम करवाना चाहता था। मैंने कहा, मैं तो खुद फेल हो रहा हूँ और तुम मुझसे काम करवाना चाहते हो। उसने कहा, पता है, लेकिन अगर तुम नहीं करोगे तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। मदद कर दो ना, प्लीज। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ लोगों के लिए इंतजार करवाना अच्छा होता है। मैंने पूछा, किस पर लिखना है? उसने कहा, कुछ भी लिख दो, जो भी चीज का पूरा वर्णन हो, कमरे का, घर का या किसी जगह का जहाँ कभी रहे हो, बस वर्णन अच्छा हो। वो बोलते बोलते उबासी लेने लगा। ये बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात थी। किसी से मदद मांगो और उसी वक्त उबासी लो। उसने कहा, बस बहुत अच्छा मत लिखना। हरजेल को लगता है कि तुम इंग्लिश में बहुत अच्छे हो। वो जानता है कि हम रूममेट हैं। तो बहुत सही मत लिखना। मुझे गुस्सा आता है जब कोई सिर्फ कॉमा की बात करता है। स्ट्रेडलेटर हमेशा ऐसे ही करता था। वो चाहता था सबको लगे कि वो सिर्फ कॉमा के कारण कमजोर है। मुझे बाथरूम में बैठे बैठे बोरियत होने लगी, तो मैं थोड़ा दूर जाकर नाचने लगा, ऐसे ही खुद के लिए। मैं असल में डांस नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पत्थर की फर्श थी और नाचने का मन कर रहा था। मैं फिल्मों वाले नाच की नकल करने लगा। मुझे फिल्में पसंद नहीं हैं, लेकिन उनकी नकल करने में मजा आता है। स्ट्रेडलेटर मुझे शीशे में देख रहा था। मुझे भीड़ चाहिए होती है। मैंने बोला, मैं गवर्नर का बेटा हूँ। मेरा बाप चाहता है मैं ऑक्सफोर्ड जाऊं, लेकिन मुझे नाचना पसंद है। स्ट्रेडलेटर हंसने लगा। मैंने कहा, आज रात शो का पहला दिन है। मैं थक गया था, मेरी सांस फूल गई थी। स्ट्रेडलेटर ने पूछा, टोपी कहाँ से ली? मैंने नाचना बंद किया, टोपी उतार कर देखा। मैंने कहा, न्यूयॉर्क से ली, 1 रुपया। कैसी लगी? लेकिन तुरंत बोला, सुनो, तुम मेरा काम लिखोगे क्या? मुझे बताओ। मैंने कहा, अगर समय मिला तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। फिर पास बैठ गया। मैंने पूछा, किस लड़की से मिलने जा रहे हो? फिट्जगेराल्ड। उसने कहा, नहीं, मैं उससे बात करना बंद कर चुका हूँ। मैंने कहा, सच में? वो तो मुझे पसंद है। उसने कहा, ले लो, वो तुम्हारे लिए बड़ी है। फिर मेरा मजाक करने का मन हुआ। मैं वॉश बेसिन से कूदकर उसके गले में बाहें डाल दी, जैसे कुश्ती का दांव हो। स्ट्रेडलेटर बोला, हटो होल्डन, मुझे शेव करनी है। तुम क्या चाहते हो? मेरा सिर कटवा दो। मैंने उसे नहीं छोड़ा। मैंने कहा, अब खुद को मेरे पकड़ से छुड़ाओ। उसने रेजर रख दिया और अपने हाथ से मेरी पकड़ छुड़ा ली। वो बहुत ताकतवर था, मैं बहुत कमजोर हूँ। उसने कहा, अब बंद करो ये सब। मैंने पूछा, किस लड़की से मिलने जा रहे हो? क्या फिलिस स्मिथ? उसने कहा, पहले तय था, लेकिन अब नहीं। अब मुझे बर्थॉ की लड़की की रूममेट मिली है। अरे, वो तुम्हें जानती है? मैंने पूछा, कौन जानती है? उसने कहा। मैंने पूछा, उसका नाम क्या है? मैं बहुत उत्साहित था। उसने कहा, सोच रहा हूँ, जीन गैलागर। मैं सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा, जैन गैलागर। मैं सीट से उठ गया।
मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा, बिल्कुल जानता हूँ। पिछली गर्मियों में वो मेरे घर के पास ही रहती थी। उसका बड़ा कुत्ता था। मैं उसी के जरिए उसे जानता था। स्ट्रेडलेटर बोला, तुम मेरी रोशनी में खड़े हो, हटो। मैं बहुत खुश था। मैंने पूछा, वो कहाँ है? मुझे जाकर हेलो बोलना चाहिए। वो एनेक्स में है क्या? उसने कहा, हाँ। मैंने पूछा, उसने मेरा जिक्र कैसे किया? क्या अब वो बीएम स्कूल जाती है? उसने कहा था, वहाँ या शिपली जाएगी। मुझे लगता था शिपली गई है। उसने मेरा नाम कैसे लिया? उसने कहा, मुझे नहीं पता। हटो, तुम मेरे तौलिए पर बैठे हो। मैंने कहा, जेन गेला घर। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। स्ट्रेडलेटर ने मेरे तेल से अपने बाल लगाए। मैंने कहा, वो डांस करती है। हर दिन गर्मी में भी 2 घंटे प्रैक्टिस करती। उसे लगता था पैरों पर फर्क पड़ेगा। मैं उसके साथ हमेशा चेकर्स खेलता था। स्ट्रेडलेटर ने पूछा, तुम उसके साथ क्या खेलते थे? मैंने कहा, चेकर्स। वो बोला, चेकर्स? मैंने कहा, हाँ। वो अपने राजा को कभी आगे नहीं बढ़ाती थी। वो सबको पीछे लाइन में लगा देती थी और वहीं रखती थी। उसे ऐसे ही अच्छा लगता था। स्ट्रेडलेटर कुछ नहीं बोला। लोगों को ऐसी बातें पसंद नहीं होती। मैंने कहा, उसकी मम्मी भी हमारे क्लब में थी। मैं कभी कभी कैडी बनता था। मैंने उसकी मम्मी का बैग भी उठाया था। स्ट्रेडलेटर बाल काट रहा था। वो सुन नहीं रहा था। मैंने कहा, मुझे उसके पास जाकर हेलो कहना चाहिए। उसने कहा, जाओ। मैंने कहा, जाऊंगा। वो फिर बाल काटने लगा। उसके बाल संवारने में घंटा लग जाता था। मैंने कहा, उसकी मम्मी और पापा अलग हो गए थे। उसकी मम्मी ने फिर शादी की थी एक शराबी से। वो पतला सा आदमी था। पैरों पर बहुत बाल थे। वो हमेशा शॉर्ट्स पहनता था। जैन कहती थी, वो नाटककार है, लेकिन मैंने उसे बस शराब पीते और रेडियो पर प्रोग्राम सुनते देखा। वो घर में बिना कपड़ों के घूमता था, जैन के सामने भी। स्ट्रेडलेटर बोला, सच में? उसे बस वही बातें पसंद थी। मैंने कहा, उसका बचपन अच्छा नहीं था। ये बात स्ट्रेडलेटर को कोई फर्क नहीं पड़ती थी। उसे सिर्फ अजीब बातें पसंद थी। मैंने कहा, जैन गेला घर, उसे मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे सच में उसके पास जाना चाहिए। स्ट्रेडलेटर बोला, तो जाओ ना, बोलते क्यों रहो। मैं खिड़की के पास गया, लेकिन भाप की वजह से बाहर दिख नहीं रहा। मैंने कहा, अभी मन नहीं है। ऐसे काम के लिए मन चाहिए। मुझे लगता था वो शिपली गई है। मैं बाथरूम में थोड़ा घूमने लगा। फिर पूछा, उसे मैच अच्छा लगा क्या? उसने कहा, लगता है, मुझे पता नहीं। मैंने पूछा, उसने बताया क्या हम दोनों चेकर्स खेलते थे? उसने कहा, मुझे नहीं पता। मैंने अभी अभी उससे मुलाकात की है। स्ट्रेडलेटर बाल काट चुका था, अब अपना सामान रख रहा। मैंने कहा, सुनो, उससे मेरा हाल बोल देना। उसने कहा, ठीक है। मुझे पता था वो नहीं कहेगा। ऐसे लड़के कभी किसी का हाल नहीं कहते। वो कमरे में चला गया, लेकिन मैं थोड़ी देर बाथरूम में बैठा रहा। मैं जेन के बारे में सोच रहा था। फिर मैं भी कमरे में लौट आया। स्ट्रेडलेटर आईने के सामने टाई बांध रहा था। वो अपनी जिंदगी का आधा समय शीशे के सामने बिताता था। मैं कुर्सी पर बैठकर उसे देखता रहा। मैंने कहा, उससे मत कहना कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। उसने कहा, ये उसकी एक अच्छी बात थी। उससे सब कुछ बार बार समझाना नहीं पड़ता था, शायद इसलिए कि उसे परवाह ही नहीं। एक्ली अलग था, उसे हर बात जाननी होती थी। स्ट्रेडलेटर ने मेरी जैकेट पहन ली। मैंने कहा, देखना, फैलाना मत। मैंने बस 2 बार पहनी है। उसने कहा, नहीं फैलाऊंगा। उसने पूछा, सिगरेट कहाँ है? मैंने कहा, मेज पर, मफलर के नीचे। उसने सिगरेट कोट की जेब में रख ली। मेरी कोट की जेब थी। मैंने अपनी टोपी की चोंच आगे कर ली। मुझे घबराहट होने लगी थी। मैं बहुत जल्दी घबरा जाता हूँ। मैंने पूछा, तुम उसे कहाँ घुमाने ले जा रहे हो? उसने कहा, पता नहीं, अगर समय मिला तो न्यूयॉर्क जाएंगे। वो सिर्फ 9:30 बजे तक बाहर रह सकती है। मुझे उसका अंदाज अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, उसने सिर्फ इसलिए कम समय रखा क्योंकि वो तुम्हें नहीं जानती थी। अगर जानती तो सुबह 9:30 बजे से बाहर जाती। स्ट्रेडलेटर बोला, बिल्कुल सही। उसे गुस्सा नहीं आता था। वो बहुत घमंडी था। उसने कहा,
काम जरूर कर देना, बहुत अच्छा मत करना, बस बढ़िया लिखना। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, मेरा मन नहीं था। मैंने बस कहा, उससे पूछना क्या वो अभी भी अपने सारे राजा पीछे की लाइन में रखती है। उसने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पता था वो नहीं पूछेगा। वो कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैं आधे घंटे तक वैसे ही बैठा रहा। मैं बस कुर्सी पर बैठा रहा, कुछ नहीं किया। मैं जेन के बारे में सोच रहा था। मुझे स्ट्रेडलेटर और जेन की मुलाकात की बात सोचकर घबराहट हो रही। मैंने पहले ही बताया था, स्ट्रेडलेटर बहुत अलग किस्म का लड़का था। अचानक एक्ली फिर कमरे में आ गया, जैसा हमेशा करता है। शावर के पर्दे से आया। पहली बार मुझे उसे देखकर अच्छा लगा, उससे ध्यान बट गया। वो डिनर के समय तक वहीं बैठा रहा, हमेशा यही बातें करता रहा कि उसे किस किस लड़के से नफरत है। वो अपनी ठुड्डी पर बड़ा सा दाना दबा रहा था। उसने रुमाल भी नहीं इस्तेमाल किया। मुझे तो नहीं लगता उसके पास कभी रुमाल रहा भी होगा। मैंने उसे कभी रुमाल इस्तेमाल करते नहीं देखा। हर शनिवार की रात हमारे स्कूल में खाना एक जैसा ही मिलता था। इसे खास बनाया जाता था क्योंकि उस दिन स्टेक दिया जाता था। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा इसलिए होता था क्योंकि रविवार को कई लड़कों के मम्मी पापा मिलने आते थे। पुराना थर्मर सोचता था कि सबकी माँ अपने बेटे से पूछेगी, कल रात खाने में क्या मिला? बेटा बोलेगा, स्टेक खाया। ये बस दिखावा था। जो स्टेक मिलती थी वो इतनी सख्त और सूखी होती थी कि काटना भी मुश्किल था। हर बार स्टेक के साथ ढेर सारी गुठलियों वाली मैश्ड आलू भी मिलती थी। मिठाई में ब्राउन बेटी मिलता था जिसे कोई खाता नहीं था, सिवाय छोटे बच्चों के या एक्ली जैसे लड़कों के जो सब कुछ खाते हैं। खाने के बाद बाहर आना अच्छा लगता था। जमीन पर 3 इंच बर्फ गिरी थी। अब भी जोर से बर्फ पड़ रही थी। सब तरफ सफेदी थी। हम सब बर्फ के गोले बना बना कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। बच्चों जैसी मस्ती हो रही थी, लेकिन सब मजे में थे। मेरी कोई मुलाकात तय नहीं थी, तो मैं और मेरा दोस्त माल ब्रोसार्ड, जो रेसलिंग टीम में था, हमने सोचा बस पकड़कर एगर्सटाउन चलते हैं। वहां जाकर बर्गर खाएंगे और शायद कोई फिल्म देखेंगे। हम दोनों का मन कमरे में बैठे रहने का नहीं था। मैंने माल से पूछा, अगर एक्ली भी चले तो कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि एक्ली कभी भी शनिवार की रात कुछ करता नहीं, बस अपने कमरे में बैठा रहता है। माल बोला, ठीक है, आ जाए, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा। माल को एक्ली पसंद नहीं था। फिर भी हम दोनों अपने अपने कमरे गए तैयार होने। मैंने अपने जूते पहने और दूसरी चीजें पहनने लगा। मैंने एक्ली को आवाज लगाई कि चल फिल्म देखने चले। उसे मेरी आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने जल्दी जवाब नहीं दिया। वो हमेशा जवाब देने में देर करता था। आखिर वो पर्दा हटाकर आया और शावर के पास खड़ा होकर बोला, कौन कौन जा रहा है? उसे हमेशा जानना होता था कि कौन जा रहा है। अगर वो समुद्र में डूब रहा हो और कोई नाव उसे बचाने आए, तो भी वो पहले पूछेगा, नाव कौन चला रहा है? मैंने कहा, माल ब्रोसार्ड जा रहा है। वो बोला, ठीक है, जरा रुको। ऐसा बोला जैसे हम पर एहसान कर रहा है। उसे तैयार होने में बहुत वक्त लग गया। जब वो तैयार हो रहा था, मैं खिड़की के पास गया। मैंने हाथ से बर्फ का गोला बनाया। बर्फ बहुत अच्छी थी। मैंने सोचा उसे कहीं फेंक दूं, पर सामने खड़ी गाड़ी बहुत सफेद लग रही थी। उस पर फेंकने का मन नहीं हुआ। फिर सोचा हाइड्रेंट पर फेंकूं, लेकिन वो भी अच्छा लग रहा था। आखिरकार मैंने गोला कहीं नहीं फेंका, बस गोला हाथ में लेकर कमरे में घूमता रहा। फिर हम तीनों बस में चढ़ गए। मेरे हाथ में अभी भी बर्फ का गोला था। बस वाले ने कहा, बाहर फेंको। मैंने कहा, मैं किसी पर नहीं फेंकने वाला हूँ, पर वो मेरी बात मानता ही नहीं। लोग मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करते। माल और एक्ली दोनों वो फिल्म पहले ही देख चुके थे। तो हमने सिर्फ बर्गर खाए, थोड़ा पिनबॉल खेला, फिर वापस स्कूल आ गए। मुझे फिल्म नहीं देख पाने का कोई दुख नहीं था। वो कॉमेडी फिल्म थी और मुझे वैसे भी फिल्म देखना उनके साथ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दोनों हर बात पर ऐसे हंसते थे
जैसे बहुत मजाकिया हो। मुझे उनके पास बैठकर फिल्म देखना अच्छा नहीं लगता था। जब हम लौटे तो अभी सिर्फ 9 बजने में थोड़ा ही समय बाकी था। माल को ताश खेलना बहुत पसंद था, तो वो ताश की गेम खोजने चला गया। एक्ली फिर मेरे कमरे में आकर बैठ गया। इस बार वो चेयर के बाजू पर नहीं, सीधे मेरे बिस्तर पर लेट गया। उसका मुंह मेरे तकिए पर था। वो बहुत धीरे धीरे बोलने लगा और अपने दाने दबा रहा था। मैंने 1000 बार इशारा किया, लेकिन वो गया ही नहीं। वो बस अपनी वही पुरानी कहानी सुनाने लगा कि गर्मियों में वो एक लड़की के साथ रहा। वो ये कहानी 100 बार सुना चुका था। हर बार कहानी बदल जाती थी। कभी कहता कजिन की गाड़ी में, कभी कहता बोर्डवॉक के नीचे। असल में सब झूठ था। वो कभी किसी लड़की के करीब नहीं गया था। मुझे नहीं लगता उसने कभी किसी को छुआ भी होगा। आखिरकार मैंने उसे साफ बोल दिया कि मुझे स्ट्रेडलेटर का काम लिखना है और उसे जाना होगा। वो गया, लेकिन धीरे धीरे। उसके जाने के बाद मैंने नाइट सूट और गाउन पहन ली और अपनी टोपी पहन ली। फिर मैंने लिखना शुरू किया। मुझे कमरे या घर के बारे में लिखना अच्छा नहीं लगा, जैसा स्ट्रेडलेटर चाहता था। तो मैंने अपने छोटे भाई एली के बेसबॉल ग्लव के बारे में लिखा। मेरे भाई एली का बायां ग्लव था। वो बाएं हाथ से खेलता था। उसने अपने ग्लव पर हर जगह हरे पेन से कविताएं लिख रखी थीं, ताकि जब मैदान में खड़ा हो और कोई खेलने न आए तो वो पढ़ सके। अब वो नहीं है। उसको खून की बीमारी हो गई थी और वो चल बसा। वो मुझसे 2 साल छोटा, लेकिन मुझसे बहुत समझदार था। उसके टीचर उसकी बहुत तारीफ करते थे। कहते थे, ऐसा लड़का क्लास में होना बहुत अच्छा है। वो पढ़ाई में ही नहीं, व्यवहार में भी बहुत अच्छा था। वो कभी किसी से नाराज नहीं होता था। लोग कहते हैं लाल बाल वाले जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन एली कभी गुस्सा नहीं होता था। उसके बाल बहुत लाल थे। एक बार मैं गोल्फ खेल रहा था। मुझे लगा अगर मैं अचानक घूमूं तो एली को देख लूंगा। मैं घूम गया तो एली दूर अपनी साइकिल पर बैठा मुझे देख रहा था। वो ऐसा बच्चा था। वो खाने की टेबल पर इतना जोर से हंसता था कि कुर्सी से गिर जाता था। जब वो चला गया, मैं 13 साल का था। मैंने गैरेज की सभी खिड़कियां तोड़ दी। मुझे खुद पर गुस्सा आता था, लेकिन उस वक्त मुझे होश नहीं था। मैंने उस रात गैरेज में सोया था। मेरे हाथ में बहुत चोट आ गई थी। आज भी बारिश के दिन दर्द होता है और मैं ठीक से मुट्ठी नहीं बांध सकता। मैंने वही सब स्ट्रेडलेटर के लिए लिख दिया। मेरे पास एली का ग्लव था। मैंने उसमें लिखी कविताएं उतार दी। बस नाम बदल दिया ताकि किसी को पता न चले कि ये मेरे भाई का है। मुझे और कुछ नहीं सूझा, तो मैंने यही लिख दिया। लिखने में मुझे अच्छा भी लगा। मुझे 1 घंटा लग गया, क्योंकि स्ट्रेडलेटर की मशीन बार बार फंस रही थी। मेरी अपनी मशीन मैंने एक लड़के को दे रखी थी। करीब 10:30 बजे मैंने काम खत्म किया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो खिड़की से बाहर देखने लगा। बर्फ गिरनी बंद हो गई थी। कभी कभी किसी कार के स्टार्ट न होने की आवाज आती थी। मुझे एक्ली की खर्राटों की भी आवाज आ रही थी। उसके सांस लेने में तकलीफ रहती थी। उसके पास सब परेशानियां थीं। सांस की तकलीफ, चेहरे पर दाने, गंदे दांत, बदबूदार सांस, गंदे नाखून। फिर भी मुझे उसके लिए थोड़ा दुख भी हुआ। कुछ बातें याद करना मुश्किल होता है। अब मुझे याद आ रहा है जब स्ट्रेडलेटर अपनी मुलाकात से लौटा। मुझे ठीक ठीक याद नहीं मैं क्या कर रहा था। शायद खिड़की से देख रहा था, लेकिन मुझे सच में याद नहीं। मैं बहुत परेशान था, इसलिए याद नहीं। जब मैं बहुत परेशान होता हूँ तो बस सोचता रहता हूँ। मुझे टॉयलेट जाना भी हो तो भी नहीं जाता, बस चिंता में डूबा रहता हूँ। अगर आप स्ट्रेडलेटर को जानते तो आप भी चिंता करते। वैसे गलियारे में फर्श पर टाइल थी। उसके जूतों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मुझे याद नहीं मैं कहाँ बैठा जब वो आया, खिड़की पर या कुर्सी पर। वो अंदर आया और बोला, कितनी ठंड है बाहर। फिर बोला, सब कहाँ है? यहाँ तो सन्नाटा है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अगर उसे खुद ही नहीं पता कि शनिवार रात को सब कहाँ है, तो मैं क्या बताता। वो कपड़े उतारने लगा।
उसने जैन के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। मैंने भी कुछ नहीं पूछा। वो बस मेरा कोट उतारकर हैंगर पर टांगने लगा। फिर उसने पूछा, क्या तुमने मेरा काम लिख दिया? मैंने कहा, तुम्हारे बिस्तर पर रखा है। वो कमीज खोलता जा रहा था और अपने सीने पर हाथ फिरा रहा था। उसे अपनी बॉडी बहुत पसंद थी। फिर अचानक बोला, ये तो बेसबॉल ग्लव के बारे में लिखा है। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या? उसने कहा, मैंने तो कमरे या घर के बारे में कहा था। मैंने कहा, तुमने बस कहा था कि बढ़िया वर्णन होना चाहिए, तो क्या फर्क है? वो गुस्सा हो गया। उसने कहा, तुम हमेशा सब उल्टा करते हो, तभी तो फेल हो रहे हो, कोई काम सही से नहीं करते। मैंने कहा, ठीक है, वापस दो। मैंने वो कागज उसके हाथ से छीना और फाड़ दिया। उसने पूछा, ये क्यों किया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने वो टुकड़े कूड़ेदान में डाल दिए। फिर मैं बिस्तर पर लेट गया। हम दोनों चुप रहे। वो कपड़े उतारकर बस शांघिया में रह गया। मैं बिस्तर पर लेटा सिगरेट पीने लगा। कमरे में सिगरेट पीना मना था, लेकिन रात को सब सो जाते थे तो मैं पीता था। वैसे भी मुझे उसे चिढ़ाना अच्छा लगता था। वो कभी कमरे में सिगरेट नहीं पीता था, सिर्फ मैं ही पीता था। उसने फिर भी जैन का नाम नहीं लिया। आखिरकार मैंने कहा, तुम देर से आए हो, जबकि उसे 9:30 बजे लौटना था। क्या तुमने उसे देर करवाई? वो अपने पलंग पर बैठकर नाखून काट रहा था। उसने कहा, 2-3 मिनट ही लेट हुई थी। कौन 9:30 बजे बाहर से लौटता है? मैंने पूछा, न्यूयॉर्क गए थे। उसने कहा, क्या पागल हो, कैसे जा सकते थे? मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं। वो बोला, अगर तुम सिगरेट पी रहे हो तो बाहर जाकर पियो, मुझे तो यहाँ रहना है, ग्रेजुएट होना है। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। बस चुपचाप सिगरेट पीता रहा, उसके नाखून काटने को देखता रहा। इस स्कूल में हमेशा कोई ना कोई नाखून काटता रहता है या दाने दबाता है। मैंने पूछा, तुमने उसे मेरा हाल कहा? उसने कहा, मुझे पता था। उसने नहीं कहा। मैंने पूछा, उसने क्या कहा? तुमने पूछा क्या वो अपने राजा अभी भी पीछे रखती है? उसने कहा, नहीं पूछा। क्या तुम सोचते हो हम दोनों सारी रात चेकर्स खेलते रहे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। मैंने पूछा, जब न्यूयॉर्क नहीं गए तो कहाँ गए? वो बोला, कहीं नहीं, बस गाड़ी में बैठे रहे। मैंने पूछा, किसकी गाड़ी? उसने कहा, एड बैंक की। एड बैंक स्कूल का बास्केटबॉल कोच था। स्ट्रैडलेटर उसका चहेता था, इसलिए वो उसे गाड़ी दे देता था। वैसे स्टूडेंट्स को गाड़ी लेना मना था, लेकिन खिलाड़ी लड़के मिलजुल कर रहते थे। स्ट्रैडलेटर मुझे हल्के से मारता रहा। उसके हाथ में ब्रश था, वो उसे मुंह में डाल रहा था। मैंने पूछा, तुमने गाड़ी में कुछ किया उसके साथ? मेरी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, कैसी बात कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारा मुंह साबुन से न धुलवा दूं? मैंने फिर पूछा, किया क्या? उसने कहा, ये मेरा राज है। इसके बाद मुझे ठीक से कुछ याद नहीं। मैं बिस्तर से उठकर उस पर वार करने गया ताकि उसका गला काट, लेकिन मेरा हाथ ठीक से नहीं पड़ा, बस उसके सिर के किनारे लगा। वैसे भी मेरा दाहिना हाथ सही नहीं था। अगले पल मैं फर्श पर था। वो मेरे सीने पर बैठा था। उसका चेहरा लाल था, उसके घुटने मेरे सीने पर थे और वो बहुत भारी था। उसने मेरी कलाई पकड़ ली थी। अगर छोड़ देता तो मैं उसे मार देता। वो कहता रहा, तुम्हें क्या हो गया है? उसका चेहरा और लाल हो रहा था। मैंने कहा, अपने घुटने हटा। मैं लगभग रो ही पड़ा था। वो नहीं हटा। वो मेरी कलाई पकड़े रहा। मैं गालियां देता रहा, करीब 10 मिनट तक। मुझे ठीक से याद नहीं। मैंने उसे कहा, तुम्हें तो किसी की परवाह ही नहीं। तुम्हें ये भी नहीं पता उसका नाम जैन है या जी। वो बोला, अब चुप हो जा होल्डन, अगर नहीं चुप हुआ तो मारूंगा। मैंने कहा, क्यों चुप हो जाऊं? तुम जैसे लोगों की यही दिक्कत है, तुम लोग कुछ भी समझना नहीं चाहते। फिर उसने सच में मुझे मारा और मैं फिर फर्श पर गिर गया। मुझे याद नहीं वो मुझे बेहोश कर पाया या नहीं। मेरा नाक से खून बह रहा था। स्ट्रेडलेटर सिर के ऊपर खड़ा, उसके हाथ में उसका सामान था। उसने कहा, जब मैंने तुझे चुप रहने को कहा तो क्यों नहीं रहा? उसकी आवाज में डर था।
शायद उसे डर था कि मैं चोटिल हो गया। मैं फर्श पर ही पड़ा रहा, गालियां देता रहा। मैं बहुत गुस्से में था, लगभग रो ही पड़ा था। उसने कहा, जाओ चेहरा धो लो। सुना, मैंने कहा, तू अपना चेहरा धो, और बोला, जा मिसेज श्मिट को भी घुमा करा। वो सफाई वाले की पत्नी थी, करीब 65 साल की। मैं फर्श पर बैठा रहा जब तक स्ट्रेडलेटर कमरे से नहीं चला गया। फिर मैं उठा, अपनी टोपी खोजी, वो बिस्तर के नीचे मिली। मैंने टोपी पहन ली, फिर शीशे में खुद को देखा। मेरा मुंह, ठुड्डी, गाउन सब खून से सना था। मुझे थोड़ा डर भी लगा, थोड़ा अजीब भी लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहादुर हूँ। मैं अब तक बस 2 झगड़ों में पड़ा हूँ और दोनों हार गया हूँ। मैं असल में लड़ाकू नहीं हूँ। मुझे लगा एक्ली ने जरूर शोर सुना होगा, तो मैं उसके कमरे में गया। मैं कभी कभी ही उसके कमरे जाता हूँ। उसके कमरे में हमेशा अजीब सी गंध आती है, क्योंकि वो गंदा रहता है। थोड़ी सी रोशनी हमारे कमरे से शावर के पर्दे के बीच से आ रही थी। मैंने देखा एक्ली अपने बिस्तर पर लेटा है। मुझे पता था वो पूरी तरह जाग रहा है। मैंने धीरे से कहा, एक्ली जाग रहे हो? वो बोला, हाँ। मैं चलते चलते किसी के जूते पर पैर रख बैठा, लगभग गिर ही गया था। एक्ली अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसके चेहरे पर सफेद दवा लगी थी जो वो अपने दानों पर लगाता था। अंधेरे में वो थोड़ा डरावना लग रहा था। मैंने कहा, क्या कर रहे हो? वो बोला, क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? मैं तो सोने की कोशिश कर रहा था। तुम लोगों ने इतना शोर कर दिया। लड़ाई किस बात पर हो रही थी? मैंने पूछा। लाइट कहाँ है? मैं दीवार पर हाथ फेर रहा था, स्विच ढूंढ रहा था। वो बोला, लाइट तुम्हारे हाथ के पास ही है। आखिर मुझे स्विच मिल गया और मैंने लाइट जला दी। एक्ली ने अपना हाथ आंखों पर रख लिया ताकि तेज रोशनी से आंखें न चुभे। वो बोला, हाय भगवान, तुम्हारे साथ क्या हुआ? उसका मतलब मेरे चेहरे और खून से था। मैंने कहा, स्ट्रेडलेटर से थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। फिर मैं फर्श पर बैठ गया। उनके कमरे में कभी कुर्सी नहीं रहती थी। पता नहीं वो लोग कुर्सी का क्या करते थे। मैंने कहा, सुनो, क्या तुम थोड़ा कनास्टा खेलना चाहोगे? एक्ली को कनास्टा खेलना बहुत पसंद था। वो बोला, तुम्हारा खून अब भी बह रहा है, कुछ लगाओ उस पर। मैंने कहा, ठीक हो जाएगा। बताओ, खेलोगे या नहीं? एक्ली बोला, कनास्टा अभी। तुम्हें पता है कितने बजे हैं? मैंने कहा, रात ज्यादा नहीं हुई, 11, 11:30 ही होंगे। वो बोला, 11, 11:30। मुझे सुबह जल्दी उठना है, मास में जाना है। तुम लोग बीच रात को शोर और लड़ाई करते हो। आखिर लड़ाई किस बात पर थी? मैंने कहा, ये लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बोर नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे भले के लिए ही नहीं बता रहा हूँ। मैं कभी अपनी निजी बातें एक्ली से नहीं करता था। असल में वो स्ट्रेडलेटर से भी ज्यादा बेवकूफ था। स्ट्रेडलेटर तो उसके सामने जीनियस लगता था। मैंने पूछा, सुनो, क्या मैं आज रात ईली के बिस्तर पर सो सकता हूँ? वो कल रात से पहले तो लौटने वाला नहीं है ना? मुझे पता था ईली हर वीकेंड घर चला जाता। एक्ली बोला, मुझे नहीं पता वो कब लौटेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, क्या मतलब नहीं पता? वो हमेशा रविवार रात को ही आता है ना? वो बोला, हाँ, पर मैं किसी को ऐसे ही उसके बिस्तर पर सोने को कैसे कह दूं? मुझे उस पर हंसी आ गई। मैं फर्श से ही उसका कंधा थपथपाया और बोला, तुम बड़े ही अच्छे लड़के हो एक्ली, पता है? वो बोला, नहीं, सच में मैं किसी को नहीं कह सकता। मैंने फिर बोला, तुम तो सच में अच्छे हो, बहुत बड़े विद्वान हो। क्या तुम्हारे पास सिगरेट है? नहीं है तो बताओ, मैं गिर जाऊंगा। एक्ली बोला। लेकिन लड़ाई किस बात पर थी? मैंने उसका जवाब नहीं दिया। मैं खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था काश मैं मर ही जाता। एक्ली ने फिर पूछा, लड़ाई किस बात पर थी? शायद 50वीं बार पूछ रहा था। मैंने बोला, तुम्हारे बारे में। वो बोला, मेरे बारे में? क्या?
मैंने कहा। स्ट्रेडलेटर कह रहा था, तुम्हारा स्वभाव खराब है। मैंने उसकी ये बात नहीं मानने दी। ये सुनकर एक्ली खुश हो गया। सच में उसने ये कहा? मैंने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर मैं इली के बिस्तर पर लेट गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत अकेला महसूस कर रहा था। मैंने कहा, ये कमरा तो बहुत बदबू करता है। यहाँ से ही तुम्हारे मोजों की बदबू आ रही है। कभी धोबी को भेजते हो या नहीं? एक्ली बोला, अगर पसंद नहीं है तो तुम जा सकते हो। और लाइट बंद कर दो। मैंने तुरंत लाइट बंद नहीं की। मैं बस लेटा रहा और जेन के बारे में सोचता रहा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। बार बार सोचता था, स्ट्रेडलेटर और जेन साथ में गाड़ी में बैठे होंगे। मुझे बार बार ऐसा लगता खिड़की से कूद जाऊं। असल में तुम स्ट्रेडलेटर को नहीं जानते थे, मैं जानता था। स्कूल में ज्यादातर लड़के बस बातें बनाते थे, पर स्ट्रेडलेटर सच में करता था। मैं खुद 2 लड़कियों को जानता हूँ जिन्हें वो छू चुका है। मैंने कहा, अपनी जिंदगी की कहानी सुना दो। एक्ली बोला, लाइट बंद करो, मुझे सुबह जल्दी उठना है। मैं उठा और लाइट बंद कर दी, फिर इली के बिस्तर पर लेट गया। एक्ली बोला, क्या इली के बिस्तर पर सोने वाले हो? मैं बोला, शायद हाँ, शायद नहीं। तुम चिंता मत करो, वो बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस अगर इली आ गया तो। मैंने कहा, चिंता मत करो, मैं यहाँ नहीं सोऊंगा। तुम्हारी मेहमान नवाजी का फायदा नहीं उठाऊंगा। कुछ मिनट में वो खर्राटे मारने लगा। मैं अंधेरे में लेटा रहा, जेन और स्ट्रेडलेटर के बारे में सोचता रहा। मुझे पता था स्ट्रेडलेटर क्या करता है। एक बार मैं उसके साथ डबल डेट पर गया था। वो अपनी डेट को बहुत शरीफ आवाज में समझाता, जैसे बहुत अच्छा और सच्चा लड़का हो। लड़की बार बार कहती, नहीं प्लीज, पर स्ट्रेडलेटर अपनी मीठी आवाज में बोलता रहता। आखिर पीछे की सीट पर सब चुप हो जाता था। मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे नहीं लगता उस रात उसने लड़की के साथ कुछ किया, लेकिन बहुत करीब था। जब मैं लेटा सोच रहा था, मैंने सुना स्ट्रेडलेटर वॉशरूम से लौट आया है। वो अपने सामान रख रहा था, खिड़की खोल रहा था। थोड़ी देर बाद उसने लाइट बंद कर दी। उसे परवाह भी नहीं थी मैं कहाँ हूँ। सड़क पर भी उदासी थी, कोई गाड़ी भी नहीं थी। मुझे इतना अकेलापन और बुरा लग रहा था। मुझे लगा एक्ली को जगा दूं। मैंने धीरे से कहा, एक्ली। वो नहीं जागा। मैंने फिर कहा, एक्ली। अब भी नहीं जागा। वो पत्थर की तरह सो रहा था। बोला, क्या है? मैं तो सो रहा था। मैंने पूछा, मठ में जाने का क्या तरीका है? क्या मठ में जाने के लिए कैथोलिक होना जरूरी है? एक्ली बोला, हाँ जरूरी है। क्या तुमने मुझे जगाया सिर्फ ये बेवकूफी पूछने के लिए? मैंने कहा, जाओ सो जाओ, वैसे भी मैं मठ में नहीं जाने वाला। मेरी किस्मत ऐसी है, मैं गया भी तो गलत मठ में चला जाऊंगा, जहाँ सब बेवकूफ लोग होंगे। ये सुनकर एक्ली बिस्तर पर सीधा बैठ गया। वो बोला, देखो तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलो, पर मेरी धर्म के बारे में कुछ बोला तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने कहा, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे धर्म के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। मैं इली के बिस्तर से उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा। मुझे अब वहां रहना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने जाते जाते एक्ली का हाथ पकड़कर हाथ मिलाया। वो अपना हाथ खींच लिया। बोला, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारा शुक्रिया कहना था। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें पता है। वो बोला, समझदार बनो, कभी कोई तुम्हारा सिर फोड़ देगा। मैंने उसकी बात सुनी ही नहीं। मैंने दरवाजा बंद किया और गलियारे में आ गया। सभी लड़के सो रहे थे या घर चले गए थे। गलियारा बहुत शांत और उदास था। मैं चलता गया। एक टूथपेस्ट का डिब्बा पड़ा था। मैं उसे अपने पैर से मारता रहा। मैंने सोचा मार्क ब्रोसार्ड के पास जाऊं, पर अचानक मेरा मन बदल गया। मैंने ठान लिया, अब मुझे और नहीं रहना है। मैं इसी रात स्कूल छोड़ दूंगा। मुझे अब यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा मैं न्यूयॉर्क जाकर किसी सस्ते होटल में रुक जाऊं, आराम करूं, फिर बुधवार को घर लौटूं। मुझे लगा मम्मी पापा को मेरा स्कूल से निकाले जाने का खत मंगलवार या बुधवार को ही मिलेगा।
मैं उनके खत मिलने से पहले घर नहीं जाना चाहता था। माँ जब पहला बार सुनती है बहुत घबरा जाती है, फिर धीरे धीरे शांत हो जाती है। वैसे भी मुझे थोड़ा छुट्टी चाहिए। मेरी हालत खराब हो गई थी। मैंने कमरे में जाकर लाइट जलाई, सामान बांधने लगा। आधा सामान पहले ही पैक कर चुका। स्ट्रेलियाटर जागा भी नहीं। मैंने सिगरेट पी, कपड़े पहने, 2 बैग पैक किए। मुझे पैकिंग जल्दी जल्दी करने की आदत है। एक चीज ने मुझे थोड़ा दुखी कर दिया। मुझे अपनी नई बर्फ पर चलने वाली जूतियां भी पैक करनी पड़ी, जो मम्मी ने हाल ही में भेजी थी। मुझे लगा मम्मी कितने सवाल पूछकर सेल्समैन से खरीदती होंगी और मैं फिर से स्कूल से निकाला गया हूँ। मम्मी ने जो जूतियां भेजी वो रेसिंग वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे दुख हुआ। हर बार कोई मुझे तोहफा देता है मुझे दुख ही होता है। फिर मैंने अपनी जेब टटोली। मुझे नहीं याद कितना पैसा था, पर काफी था। दादी ने हाल ही में भेजा था। मेरी दादी बूढ़ी है, लेकिन साल में 4 बार मुझे जन्मदिन का पैसा भेजती है। मुझे लगा थोड़ा और पैसे अच्छे होंगे, तो मैं नीचे गया। जिस लड़के को अपनी मशीन दी थी वो सो रहा था। मैंने उसे उठाया, पूछा कितने में खरीदेगा। वो अमीर था, कहने लगा मुझे नहीं खरीदनी। फिर उसने $20 में खरीद ली, जबकि उसकी कीमत $90 थी। वो नाराज था कि मैंने उसे जगा दिया। जब सब तैयार हो गया, मैंने बैग उठाया, सीढ़ियों के पास जाकर आखिरी बार गलियारे को देखा। मुझे रोना आ रहा था। मैं नहीं जानता क्यों। मैंने अपनी टोपी पहन ली, पीठ पीछे घुमा ली। फिर मैंने जोर से चिल्लाया, अच्छे से सो, सब बेवकूफों। मुझे लगता है मैंने सबको जगा दिया। फिर मैं सीढ़ियों से नीचे उतर गया। किसी ने सीढ़ियों पर मूंगफली के छिलके फेंक रखे थे। मैं फिसलते फिसलते बचा। अब बहुत देर हो गई थी। मैं टैक्सी भी नहीं बुला सकता था, इसलिए मैं खुद ही स्टेशन तक पैदल चला गया। ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन बहुत ठंड थी और बर्फ के कारण चलना मुश्किल था। मेरे बैग बार बार पैरों से टकरा रहे थे। फिर भी मुझे बाहर की ठंडी हवा में चलना अच्छा लग रहा था। बस दिक्कत ये थी, ठंड से मेरी नाक में दर्द हो रहा था और ऊपर वाले होंठ के नीचे भी, जहां स्ट्रेटलेटर ने मारा था। उसने मेरे होंठ को सीधा दांतों पर मार दिया था। बहुत दर्द हो रहा था, मगर मेरे कान गर्म थे, क्योंकि मेरी टोपी में कान ढकने के लिए पट्टियां थीं। मैंने उन्हें लगा लिया था। मुझे परवाह नहीं थी मैं कैसा लग रहा हूँ। वैसे भी रास्ते में कोई नहीं था, सब लोग अपने बिस्तर में थे। जब मैं स्टेशन पहुंचा, मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। केवल 10 मिनट बाद ट्रेन आ गई। इंतजार करते वक्त मैंने हाथ में बर्फ ली और उससे अपना चेहरा साफ किया। अभी भी मेरे चेहरे पर खून लगा था। मुझे ट्रेन में सफर करना पसंद है, खासकर रात में, जब लाइट जलती रहती है और खिड़कियों के बाहर अंधेरा होता है। वो आदमी आता है, कॉफी, सैंडविच और किताबें बेचता है। मैं अक्सर हैम सैंडविच और 4-5 किताबें लेता हूँ। रात की ट्रेन में मैं बिना उपकाई के भी किताबें पढ़ सकता हूँ, पर इस बार मेरा मन ही नहीं था। मैं बस चुपचाप बैठा रहा। मैंने अपनी टोपी उतार कर जेब में रख ली। अचानक ट्रेंटन से एक औरत चढ़ी और मेरे पास आकर बैठ गई। पूरी बोगी खाली थी, पर वो मेरे पास ही बैठ गई क्योंकि उसके पास बड़ा सा बैग था और मैं सामने वाली सीट पर था। उसने बैग बीच रास्ते में रख दिया, जहां कोई भी ठोकर खा सकता था। उसने फूलों का गजरा पहना हुआ था, जैसे किसी बड़ी पार्टी से आ रही हो। उसकी उम्र लगभग 40-45 साल रही होगी, मगर बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे औरतें बड़ी दिलचस्प लगती हैं। वो हमेशा अपना बैग बीच में रख देती हैं। हम बैठे ही थे कि उसने पूछा, माफ करना, क्या ये पेंसी स्कूल का स्टिकर है? वो मेरे बैग की तरफ देख रही थी, जो ऊपर रैक में रखा था। मैंने कहा, हाँ वही है। वो सही थी, मेरे बैग पर वही स्कूल का स्टिकर था। वो बोली, तो क्या तुम पेंसी में पढ़ते हो? उसकी आवाज बहुत मीठी थी, जैसे फोन पर बातें करती हो। उसे हर वक्त फोन लेकर घूमना चाहिए था। मैंने कहा, हाँ,
मैं पढ़ता हूँ। वो खुश हो गई। क्या तुम मेरे बेटे अर्नेस्ट मोरो को जानते हो? वो भी वहीं पढ़ता है। मैंने झूठ बोला, हाँ जानता हूँ, वो मेरी ही क्लास में है। उसका बेटा स्कूल का सबसे बदमाश लड़का था। वो हमेशा नहाकर गलियारे में गीला तौलिया लोगों को मारता था। यही उसकी असली आदत थी। फिर भी उसकी माँ बोली, अरे वाह कितना अच्छा। उसकी आवाज में बस अपनापन था। मैं अर्नेस्ट को बताऊंगी कि हमारी मुलाकात हुई। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? बेटे, मैंने कहा। रूडोल्फ श्मिट। मुझे अपनी असली कहानी बताने का मन नहीं था। रूडोल्फ श्मिट हमारे हॉस्टल का चौकीदार था। उसने पूछा, क्या तुम्हें पेंसी पसंद है? मैं बोला, पेंसी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं, पर दूसरे स्कूलों जैसा ही है। कुछ टीचर बहुत मेहनती हैं। वो बोली, अर्नेस्ट को तो बहुत पसंद है। मैंने सिर हिलाया। मुझे पता है, वो बहुत जल्दी माहौल में घुल मिल जाता है। वो हर चीज में जल्दी ढल जाता है। वो बोली, सच में क्या तुम ऐसा सोचते हो? वो बहुत ध्यान से सुन रही थी। मैंने कहा, हाँ, अर्नेस्ट बहुत अच्छा है। फिर मैंने देखा वो अपने दस्ताने उतार रही थी। उसकी अंगुलियों में बड़ी बड़ी अंगूठियां थीं। वो बोली, टैक्सी से उतरते हुए मेरी एक नाखून टूट गई। फिर वो हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। कुछ लोगों की मुस्कान होती ही नहीं या बहुत बेमतलब सी होती है। अर्नेस्ट के पापा और मैं कई बार उसकी चिंता करते हैं। उसने कहा, कई बार हमें लगता है वो ज्यादा मिलनसार नहीं है। मैंने पूछा, कैसे? वो बोली, वो बहुत संवेदनशील बच्चा है। वो कभी ज्यादा लड़कों में नहीं घुल पाता। शायद वो छोटी छोटी बातों को भी बहुत गंभीरता से लेता है। संवेदनशील। मुझे हंसी आ गई। अर्नेस्ट मोरो उतना संवेदनशील था जितना कोई टॉयलेट सीट होती है। मैंने उसकी ओर ध्यान से देखा। वो बेवकूफ नहीं लग रही थी। शायद उसे अपने बेटे की असलियत का थोड़ा अंदाजा था। पर माँओं को सब कुछ समझ नहीं आता। माएं थोड़ी पागल होती हैं। फिर भी मुझे अर्नेस्ट की माँ अच्छी लगी। मैंने पूछा, आप सिगरेट लेंगी? उसने इधर उधर देखा, फिर बोली, मुझे लगता है यहाँ सिगरेट पीना मना है। रूडोल्फ। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। मैं बोला, कोई बात नहीं, जब तक कोई कुछ कहता नहीं पी सकते हैं। उसने मुझसे सिगरेट ली। मैंने उसे लाइट दी। वो सिगरेट बहुत अच्छे ढंग से पी रही थी। उसने धुआं अंदर लिया, मगर बेतहाशा नहीं खींचा जैसे अक्सर औरतें करती हैं। उसमें एक अलग सा आकर्षण था। उसकी आंखें मुझे देख रही थी। वो बोली, मुझे लगता है तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। मैंने सिर हिलाया, रुमाल निकाला। मैंने कहा, बर्फ की गेंद लगी थी, बहुत ठंडी थी। शायद मैं सच बता सकता था, लेकिन लंबी कहानी हो जाती। मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन अब अपने नाम के झूठ पर अफसोस हो रहा था। मैंने फिर बोला, अर्नेस्ट तो स्कूल का सबसे लोकप्रिय लड़का है, क्या आपको पता है? वो बोली, नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने सिर हिलाया। वो थोड़ा अलग किस्म का है। जब मैंने उसे पहली बार देखा, मुझे लगा वो घमंडी है, पर असल में वो ऐसा नहीं है। वो बस बहुत अलग है। वो कुछ नहीं बोली, मगर उसके चेहरे पर गहरी खुशी थी। माएं अपने बेटे की तारीफ सुनना चाहती हैं। फिर मैंने झूठ बोलना शुरू कर दिया। क्या उसने आपको चुनावों के बारे में बताया? वो बोली, नहीं। मैंने कहा, हम सब उसे क्लास का प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। वो सबका पसंदीदा था, पर उसने नामांकन से मना कर दिया क्योंकि वो बहुत शर्मीला और सीधा है। आपको उसे कहना चाहिए, थोड़ा खुलकर जिए। ठीक उसी समय टिकट कंडक्टर आ गया। उससे टिकट ले ली। मुझे अच्छा लगा कि मैं अब झूठ बोलना बंद कर सकता था। मुझे लगता है उसकी माँ अब अपने बेटे को शर्मीला और सीधा समझेगी। मैंने पूछा, क्या आप कॉकटेल लेंगी? मुझे पीने का मन था। हम क्लब कार में जा सकते हैं। वो बोली, क्या तुम्हें पीने की इजाजत है? उसकी आवाज में अपनापन था, कठोरता नहीं थी। मैं बोला, नहीं, पर मेरी लंबाई के कारण अक्सर मिल जाता है। मेरे बालों में भी थोड़े सफेद हैं। मैंने उसे अपने सफेद बाल दिखाए।
वो हैरान हो गई। चलो साथ चलो, वो बोली। नहीं, मैं नहीं लूंगी, शुक्रिया, शायद क्लब कार बंद ही हो। अब बहुत रात हो गई है। फिर उसने वही सवाल पूछा जिससे मुझे डर था। अर्नेस्ट ने लिखा है, बुधवार को छुट्टियां शुरू हो रही हैं। मुझे उम्मीद है तुम्हें कोई बीमारी नहीं हुई जिससे अचानक घर आना पड़ा हो। उसकी आंखों में चिंता थी। मैं बोला, नहीं, घर पर सब ठीक है। असल में मुझे ऑपरेशन करवाना है। वो बोली, ओह, मुझे बहुत अफसोस है। वो सचमुच दुखी लग रही थी। मुझे भी अफसोस हुआ कि मैंने ये झूठ बोला। मैंने बोला, कुछ गंभीर नहीं है, मस्तिष्क पर एक छोटा सा ट्यूमर है, बहुत छोटा है, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। वो डर गई। मैंने कहा, डरने की बात नहीं, बहुत छोटा है, बिल्कुल बाहर की ओर है। फिर मैंने जेब से टाइम टेबल निकाली, पढ़ने लगा ताकि झूठ बोलना बंद कर सकूं। कभी कभी मैं घंटों तक झूठ बोल सकता हूँ। अब हम ज्यादा बातें नहीं करते रहे। वो अपनी मैगजीन पढ़ने लगी। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। वो न्यूयॉर्क से पहले उतर गई। जाते जाते उसने मुझे ऑपरेशन के लिए शुभकामनाएं दी। वो बार बार मुझे रुडोल्फ बुलाती रही। उसने मुझे गर्मियों में अपने घर आने का न्योता दिया। उसका घर समुंदर के पास था और टेनिस कोर्ट भी था। मैंने बस धन्यवाद कहा और झूठ बोल दिया। मैं अपनी दादी के साथ दक्षिण अमेरिका जा रहा हूँ, जबकि मेरी दादी तो घर से बाहर ही नहीं निकलती। पर मैं उस मोरो के घर कभी नहीं जाता, चाहे कोई मुझे जितना भी पैसा दे दे। सबसे पहले जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, मैं सीधा एक फोन बूथ में गया। मेरा मन था किसी को फोन करने का। मैंने अपना बैग बूथ के बाहर ही छोड़ दिया ताकि नजर रहे, लेकिन अंदर जाते ही दिमाग में कोई नाम ही नहीं आया किसे फोन करूं। मेरा भाई भी हॉलीवुड में था। मेरी छोटी बहन फीबी रात को 9 बजे ही सो जाती है। मैं उसे जगह भी देता, पर फोन तो मम्मी पापा उठाते, इसलिए वो भी छोड़ दिया। फिर सोचा जैन गैले घर की मम्मी को फोन करूं और पूछूं कि जैन की छुट्टी कब है, लेकिन मन नहीं किया क्योंकि बहुत देर हो गई थी। फिर मुझे याद आया सैली हेस को फोन करूं, उसकी छुट्टी तो शुरू हो गई होगी। उसने मुझे लंबा सा झूठा खत भी लिखा था। क्रिसमस ईव पर आकर ट्री सजाने को बुलाया था, पर डर था कि उसकी माँ फोन उठा लेगी। उसकी माँ मेरी मम्मी को जानती थी। मुझे दिख रहा था वो दौड़कर फोन उठाएगी और मेरी मम्मी को बता देगी कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ। वैसे भी मुझे उसकी माँ से बात करने का मन नहीं था। एक बार उसने सैली को मेरे बारे में कहा था कि मैं जंगली हूँ और मेरी जिंदगी में कोई दिशा नहीं है। फिर सोचा वो लड़का कार्ल लूज जो मेरे साथ वुटन स्कूल में था, उसे फोन करूं, लेकिन मुझे वो भी पसंद नहीं था। आखिर मैंने किसी को फोन नहीं किया। करीब 20 मिनट ऐसे ही बूथ में रहा, फिर बाहर आया, अपना बैग उठाया और टैक्सी वाले टनल की तरफ चल दिया। एक टैक्सी ली। मैं इतना भुलक्कड़ हूँ कि टैक्सी वाले को अपने घर का पता बता दिया। आदत में ही था, मैं भूल गया था कि मुझे होटल में ठहरना है, घर नहीं जाना। आधा रास्ता तय हो गया, तब याद आया। मैंने ड्राइवर से कहा, भाई जब मौका मिले गाड़ी घुमा लेना। मैंने गलत पता दे दिया। मुझे शहर में ही जाना है। ड्राइवर थोड़ा अकड़ू था। वो बोला, यहाँ नहीं घूम सकता, यह एक तरफा सड़क है। अब मुझे 90th स्ट्रीट तक जाना पड़ेगा। मैंने बहस नहीं की, बस चुप रहा। फिर मुझे एकदम से याद आया। मैंने ड्राइवर से पूछा, क्या आपको पता है सेंट्रल पार्क साउथ के पास जो छोटी सी झील है, उसमें बतखें ठंड में कहाँ चली जाती हैं, जब सब बर्फ से ढंक जाता है? ड्राइवर ने मुझे घूर कर देखा जैसे मैं पागल हूँ। वो बोला, क्या मजाक कर रहा है? मैं बोला, नहीं, मुझे बस जानना था। उसने और कुछ नहीं कहा। मैंने भी चुप्पी साध ली। जब हम 90th स्ट्रीट पहुंचे तो उसने पूछा, अब कहाँ जाना है? मैं बोला, ऐसा होटल चाहिए जहाँ मुझे कोई जान पहचान वाला ना मिल जाए। मैं छुप कर घूम रहा हूँ।
क्या आपको पता है टाफ्ट या न्यूयॉर्कर होटल में किसका बैंड बज रहा है? ड्राइवर बोला, मालूम नहीं। मैंने कहा, तो एडमोंट होटल ले चलो। अगर चाहो तो रास्ते में मेरे साथ ड्रिंक ले लो, पैसे मेरे पास है। ड्राइवर बोला, नहीं, माफ करना, वो बहुत बातूनी नहीं था। हम एडमोंट होटल पहुंचे। मैंने अपना लाल शिकार वाली टोपी टैक्सी में ही पहन ली थी, मगर होटल में चेक इन करने से पहले उतार दी। मुझे बेवकूफ दिखना पसंद नहीं। मुझे नहीं पता था इस होटल में तो अजीब अजीब लोग भरे हैं, हर तरफ पागल जैसे लोग। मुझे बहुत खराब कमरा मिला। खिड़की से देखने पर सामने वाले होटल का हिस्सा ही दिखता था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरा मन वैसे भी उदास था। बेलबॉय एक बूढ़ा आदमी था, लगभग 65 साल का। वो और भी ज्यादा उदास लग रहा था। उसके सिर पर बाल कम थे, बाकी बाल साइड से खींचकर ऊपर कर रखे थे। मुझे लगता है गंजा होना इससे अच्छा है कि कोई ऐसे बाल छुपाए। बेचारा बूढ़ा आदमी, लोगों का सामान उठाना और टिप का इंतजार करना कैसा काम था। उसके जाने के बाद मैंने थोड़ी देर खिड़की से बाहर देखा, कुछ और करने को था भी नहीं। तुम्हें पता नहीं दूसरी तरफ के कमरों में कैसी अजीब हरकतें चल रही थी। कोई पर्दे भी नहीं डालता था। मैंने देखा एक आदमी जिसके बाल सफेद थे और उम्रदराज दिख रहा था, सिर्फ अंडरवियर में औरतों वाले कपड़े पहन रहा। उसने साड़ी, जुराब, ब्रा और टाइट ड्रेस पहनी, फिर खुद को शीशे में देख रहा था और ऐसे चल रहा था जैसे कोई औरत चलती है। फिर उसके ऊपर वाले कमरे में एक आदमी और एक औरत एक दूसरे के चेहरे पर पानी फेंक रहे थे। शायद पानी नहीं, शराब थी। वो दोनों इतनी हंसी मजाक कर रहे थे जैसे यही दुनिया का सबसे बड़ा मजा हो। इस होटल में तो हर तरफ अजीब लोग थे। शायद मैं ही अकेला सीधा था, या शायद मैं भी वैसा ही था। असल में ऐसी चीजें देखना भी अजीब मजेदार लगता है, चाहे मन नहीं भी करे। मसलन जो लड़की पानी फेस पर डलवा रही थी वो सुंदर थी। यही तो मेरी दिक्कत है, मेरे मन में कई बार गलत बातें आ जाती। मैं सोच लेता हूँ कि अगर मौका मिले तो शायद मैं भी ऐसी बचकानी हरकतें करूं। पर जब सोचता हूँ तो लगता है अगर किसी लड़की का चेहरा अच्छा लगता है तो उसका अपमान क्यों करना। अगर किसी से प्यार करते हो तो ऐसी गंदी हरकतें नहीं करनी चाहिए। कई बार लड़कियां खुद भी इस गंदे मजाक में साथ देती हैं जब आप कोशिश करते हो कि सब अच्छा और सच्चा रहे। मैं एक लड़की को जानता था जो मुझसे भी ज्यादा बदमाश थी। हमने भी खूब मस्ती की थी वैसे ही, पर असल में सेक्स की बातें मुझे समझ नहीं आती। हर बार खुद के लिए कोई नियम बनाता हूँ, फिर तोड़ देता हूँ। जैसे पिछले साल तय किया था कि उन लड़कियों के साथ मजाक नहीं करूँगा जिनसे मुझे दिल से लगाव नहीं है, पर उसी हफ्ते ये नियम भी टूट गया। सेक्स मुझे समझ ही नहीं आता। थोड़ी देर बाद मेरा मन किया कि जैन को फोन करूं बीएम कॉलेज में, मगर मन ही नहीं हुआ। अगर मन नहीं हो तो किसी को फोन करना भी मुश्किल लगता है। फिर मैं कुर्सी पर बैठ गया, 2 सिगरेट पी। मेरा मन थोड़ा बेचैन सा था। फिर अचानक मुझे याद आया कि पिछली गर्मियों में एक लड़के ने पार्टी में मुझे एक लड़की का पता दिया था। आखिरकार मुझे वह पता मिल ही गया। वो एक लड़की थी जो कभी कभी पैसे के लिए लड़कों से मिलती थी। उसका नाम फेथ कैवेंडिश था। वो 65 और ब्रॉडवे के पास स्टैनफोर्ड होटल में रहती थी। मैंने उसे फोन मिलाया। पहले तो किसी ने फोन नहीं उठाया, फिर किसी ने उठाया। मैंने गहरी आवाज में कहा, हेलो, क्या मैं फेथ कैवेंडिश से बात कर सकता हूँ? उसने पूछा, कौन बोल रहा है? इतनी रात को फोन क्यों कर रहे हो? मैं थोड़ा घबरा गया। मुझे माफ करिए, मगर मुझे आपसे बात करनी थी। मैं एडी बर्डसेल का दोस्त हूँ। उसने कहा था अगर कभी शहर आओ तो मिलना जरूर। वो बोली, मैं किसी एडी बर्डसेल को नहीं जानती। तुम कौन हो? मैंने कहा, प्रिंसटन वाला एडी बर्डसेल। अब उसकी आवाज थोड़ी नरम हुई। और कैसे है एडी? लेकिन इतनी रात को फोन करना ठीक नहीं। मैं बोला, वो ठीक है, आपको याद करते हैं। उसने पूछा, कल मिल सकते हो?
शायद हम कल साथ में कुछ पी सकते हैं। मैंने कहा, कल नहीं हो पाएगा, आज ही मिल सकते हैं। वो बोली, नहीं, मेरी रूममेट बीमार है, अभी अभी सोई है। मैं बोला, ओ अफसोस। उसने पूछा, तुम ठहरे कहाँ हो? मैंने बताया, अभी मैं फोन बूथ में हूँ। फिर थोड़ी देर वो चुप रही, फिर बोली, कभी मिलते हैं, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन आज रात नहीं। मैंने कहा, ठीक है, एडी को मेरा नाम बता देना। उसने कहा, जरूर, यहाँ अच्छा लगे, मिलना हो तो बताना। मैंने बोला, ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि। फोन रखते ही मुझे लगा मैंने सब गड़बड़ कर दी। कम से कम ड्रिंक पर मिलने की बात तो कर ही सकता था। अभी समय ज्यादा नहीं हुआ था। मुझे ठीक से याद नहीं कितना बजा था, लेकिन देर नहीं थी। मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है जब मैं थका नहीं होता और फिर भी सोना पड़े। तो मैंने अपना सूटकेस खोला और एक साफ कमीज निकाला। फिर मैं बाथरूम गया और अपना चेहरा धोया और कमीज बदल ली। मेरे मन में आया कि नीचे जाऊं और देखूं होटल के लेवेंडर रूम में क्या हो रहा है। वहीं एक नाइट क्लब था जिसका नाम लेवेंडर रूम था। जब मैं कमीज बदल रहा था, मेरा मन बहुत हुआ कि अपनी छोटी बहन फीबी को फोन करूं। मुझे सच में किसी समझदार से बात करने का मन था, मगर मैं रिस्क नहीं ले सकता था क्योंकि वो तो बच्ची है और रात में सो जाती है। फोन तो मम्मी पापा ही उठाते। अगर वो फोन उठा लेते तो समझ जाते मैं कहाँ हूँ। मेरी मम्मी तो हमेशा पहचान लेती है, उनको तो पता चल ही जाता है। मगर सच बताऊं, मुझे फीबी से बात करने का बहुत मन था। तुमने कभी ऐसा बच्चा नहीं देखा होगा, इतना प्यारा और समझदार। वो सच में बहुत होशियार है। उसने जब से स्कूल जाना शुरू किया तब से हर बार सबसे अच्छे नंबर लाए। सच बताऊं, हमारे परिवार में मैं ही सबसे बेवकूफ हूँ। मेरा भाई डी भी लेखक है और जो भाई अल्ली मर गया वो भी बहुत तेज था। मैं ही एक नंबर का बेवकूफ हूँ। लेकिन मेरी बहन फीबी बहुत समझदार है। उसके बाल भी हल्के लाल रंग के हैं, कुछ कुछ अल्ली जैसे। गर्मी में वो बाल कान के पीछे लगा लेती है, बहुत प्यारे लगते हैं उसके कान। सर्दी में उसके बाल लंबे रहते हैं। कभी मम्मी चोटी बना देती है और कभी ऐसे ही छोड़ देती है। फीबी की उम्र बस 10 साल है। वो भी मेरी तरह दुबली है, मगर अच्छे वाली दुबली, जैसे रोलर स्केट वाली लड़कियां होती हैं वैसी। मैंने एक बार उसे खिड़की से देखा था जब वो 5th एवेन्यू पार कर रही थी। तब मुझे यही लगा कि ये तो रोलर स्केट वाली दुबली बच्ची। अगर तुम फीबी से कुछ कहो तो वो तुरंत समझ जाती है कि तुम क्या बोल रहे हो। उसे कहीं भी ले जाओ, वो सब समझ जाती है। अगर उसे बेकार फिल्म दिखाओगे तो वो खुद बोलेगी कि फिल्म बेकार है। अगर बढ़िया फिल्म दिखाओ तो वो भी पहचान लेगी। मैं और डीबी एक बार उसे फ्रेंच फिल्म दिखाने ले गए थे। वो बहुत खुश हो गई थी। लेकिन उसकी सबसे पसंदीदा फिल्म 29 सीढ़ियां है। उसने ये फिल्म करीब 10 बार देखी है और डायलॉग भी याद कर लिए हैं। जब फिल्म में कोई सीन आता है तो वो खुद ही बोल देती है। फिल्म में जो जर्मन जासूस है जब अपनी छोटी उंगली दिखाता है तो फीबी भी मुझे अंधेरे में अपनी उंगली दिखा देती। वो बहुत प्यारी है। हर समझदार इंसान को वो बहुत अच्छी लगेगी। एक परेशानी है, वो कभी कभी बहुत ज्यादा प्यार दिखाती है, बहुत भावुक है। एक और चीज है, वो हमेशा किताबें लिखती रहती है मगर पूरी नहीं करती। उसकी कहानी का नाम हमेशा हेजल वेदरफील्ड रहता है, लेकिन फीबी उसको हेजल नहीं हेजल लिखती है। उसकी किताब की हीरोइन लड़की जासूस होती है जो अनाथ है, लेकिन उसके पापा हमेशा कहानी में आ ही जाते हैं। फीबी की कहानियों में उसके पापा हमेशा बहुत लंबे, सुंदर और 20 साल के होते हैं। ये सब सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है। सच में फीबी छोटी थी तब भी समझदार थी। मैं और अल्ली उसे पार्क ले जाया करते थे, खासकर रविवार को। अल्ली के पास एक छोटी सी नाव थी जिससे वो खेलता था। फीबी सफेद दस्ताने पहनती और हमारे बीच चलती थी जैसे कोई बड़ी लेडी हो। अगर मैं और अल्ली कोई बात कर रहे होते तो फीबी हमेशा सुनती रहती थी। कभी कभी लगता ही नहीं कि वो छोटी बच्ची है,
क्योंकि वो बीच में टोकती थी और पूछती थी। अल्ली को भी फीबी बहुत अच्छी लगती थी। अब वो 10 साल की हो गई है, इतनी छोटी नहीं, पर आज भी सबकी प्यारी है। वैसे वो हमेशा ऐसी है कि उसका मन करता है फोन पर उससे बात करो, मगर डर था मम्मी पापा फोन उठा लेंगे और पता चल जाएगा कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ और स्कूल से निकाल दिया गया हूँ। तो मैंने कमीज पहनी और खुद को तैयार किया, फिर लिफ्ट से नीचे गया और देखा क्या हो रहा है। लॉबी में कुछ गंदे दिखने वाले लोग और कुछ अजीब औरतें ही थीं, बाकी सब खाली था। लेकिन लेवेंडर रूम से बैंड की आवाज आ रही थी, तो मैं वहां चला गया। ज्यादा भीड़ नहीं थी, फिर भी मुझे सबसे खराब टेबल मिली, पीछे वाली। मुझे चाहिए था कि वेटर को 1 रुपया पकड़ा दे। न्यूयॉर्क में पैसे की बहुत चलती है। बैंड बहुत बकवास था, सिर्फ शोर करता था, सही संगीत नहीं था। वहां मेरी उम्र के कोई लोग नहीं थे, सब बूढ़े लोग अपनी डेट के साथ बैठे थे। मेरे पास वाली टेबल पर 3 औरतें बैठी थीं, जिनकी उम्र 30 साल के आसपास थी। तीनों ज्यादा सुंदर नहीं थीं। उनकी टोपी देखकर पता चल रहा था कि ये न्यूयॉर्क की रहने वाली नहीं है। एक थी बालों वाली, वो थोड़ी ठीक लग रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा, मगर तभी वेटर आ गया। मैंने जल्दी से उसे स्कॉच और सोडा लाने को कहा, लेकिन वेटर ने मुझसे उम्र का सबूत मांगा। मैंने उसे गुस्से से देखा और पूछा, क्या मैं 20 साल से छोटा लगता हूँ? वो बोला, माफ कीजिए, लेकिन हमारे नियम है। मैंने कहा, ठीक है, कोला ले आओ। फिर मैंने कहा, क्या उसमें थोड़ा रम डाल सकते हो? वेटर बोला, माफ कीजिए, नहीं कर सकते। मुझे बुरा नहीं लगा। अगर पकड़ लिए जाते तो वेटर की नौकरी चली जाती। मैंने फिर से तीनों औरतों की तरफ देखा, खासकर बालों वाली की तरफ। बाकी 2 तो बिल्कुल बेकार थीं। मैंने धीरे से तीनों की तरफ देखा, पर तीनों हंसने लगी जैसे मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ। मुझे गुस्सा आ गया, पर मैं सच में डांस करना चाहता था। तो मैंने झुककर कहा, क्या आप में से कोई डांस करना चाहेगी? मैंने बहुत अच्छे से पूछा, मगर उन्हें और हंसी आ गई। आखिरकार बालों वाली उठ गई और मेरे साथ डांस करने लगी। बाकी दोनों बहुत हंस रही थीं। डांस मजेदार था। बालों वाली बहुत अच्छी डांसर थी, शायद सबसे बढ़िया डांसर थी जिसके साथ मैंने कभी डांस किया हो। कुछ लड़कियां बहुत बेवकूफ होती हैं, पर डांस में गजब होती है। अगर कोई बहुत समझदार लड़की हो तो वो या तो डांस फ्लोर पर आपको घुमाने लगती है, या फिर इतनी खराब डांसर होती है कि बैठकर बस पीना ही अच्छा लगे। मैंने बालों वाली से कहा, तुम बहुत अच्छी डांसर हो, तुम्हें तो प्रोफेशनल बन जाना चाहिए। क्या तुमने कभी मार्को और मिरांडा का नाम सुना है? उसने सुना नहीं, बस इधर उधर देखती रही। मैंने फिर कहा, तुम्हें पता है असली डांसर कौन होती है? वो बोली, क्या? मैंने कहा, जब मेरे हाथ तुम्हारी पीठ पर हैं और मुझे लगे कि उसके नीचे कुछ भी नहीं, न कमर न पैर, तो समझो लड़की गजब डांसर है। पर वो सुन ही नहीं रही थी। तो मैं चुप रहा और बस डांस करता रहा। बैंड वाले गाना बजा रहे थे, लेकिन फिर भी डांस अच्छा था। मैंने कोई अजीब स्टेप नहीं किया, पर उसे घुमाता रहा। वो साथ देती रही। मुझे लग रहा था कि वो भी एंजॉय कर रही है, पर अचानक उसने कहा, मैं और मेरी सहेलियां कल पीटर लॉरे को मिली थी, मूवी स्टार को। वो अखबार खरीद रहा था। कितना प्यारा है। मैं बोला, तुम कितनी किस्मत वाली हो, पर वो सुन ही नहीं रही थी। डांस के दौरान मैंने सोचा कि उसके सिर पर एक हल्की सी किस करूं, लेकिन जब किया तो उसे गुस्सा आ गया। वो बोली, क्या कर रहे हो? मैं बोला, कुछ नहीं, तुम बहुत अच्छी डांसर हो। मेरी छोटी बहन 4th क्लास में है, वो भी बहुत बढ़िया डांस करती है, तुम्हारे जैसी ही। वो बोली, अपनी भाषा संभालो। मैंने पूछा, तुम लोग कहाँ से हो? उसने जवाब नहीं दिया, शायद फिर पीटर लॉरे को ढूंढ रही थी। मैंने फिर पूछा, कहाँ से हो? वो बोली, सिएटल, वॉशिंगटन। मैं बोला, तुम बहुत अच्छी बात करती हो, जानती हो? उसने कहा, क्या? मैंने बात छोड़ दी। मैंने उससे पूछा, अगर तेज गाना बजे तो क्या डांस करोगी? वो बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैं बोला, 12 साल का हूँ।
बस बड़ा दिखता हूँ। वो बोली, भाषा संभालो, नहीं तो मैं अपनी सहेलियों के पास चली जाऊंगी। मैंने माफी मांगी क्योंकि तेज गाना शुरू हो गया था और हमने डांस किया बहुत अच्छे से। और उसका डांस बहुत सुंदर था। जब वो घूमती थी तो उसका शरीर बहुत प्यारा लगता था। डांस खत्म होते ही मुझे लगने लगा कि मैं उससे थोड़ा प्यार करने लगा हूँ। लड़कियों के साथ यही दिक्कत है, वो कभी कभी पागल कर देती हैं। तीनों ने मुझे अपने टेबल पर बैठने नहीं बुलाया क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं थी, पर मैं बैठ गया। बालों वाली का नाम बर्नीस था और बाकी दो का नाम मार्टी और लवण था। मैंने उन्हें अपना नाम जिम स्टील बताया मजाक में। मैंने उनसे बातें करने की कोशिश की पर तीनों से बात करना बहुत मुश्किल था। तीनों इधर उधर देखती रहती थीं, जैसे कोई फिल्म स्टार आने वाला है। मुझे आधा घंटा लग गया ये जानने में कि वो सब एक ही बीमा ऑफिस में काम करती है। मैंने पूछा, तुम्हें काम पसंद है? मगर तीनों में से कोई ठीक जवाब नहीं दे सकी। मुझे लगा मार्टी और लवण दोनों बहनें हैं, लेकिन जब मैंने पूछा तो दोनों बुरा मान गई। मैंने तीनों के साथ बारी बारी डांस किया। लवण का डांस ठीक था, लेकिन मार्टी का डांस बहुत खराब था। उसे घसीट कर डांस करवाना पड़ता था। मैंने मजाक में उसे बोला, अभी अभी मैंने गैरी कूपर को देखा है। वो बोली, कहाँ देखा? मैं बोला, तुमने देखना चाहिए था, वो बस निकला ही है। वो दुखी हो गई। टेबल पर लौटकर उसने बाकी दोनों से कह दिया कि उसने गैरी कूपर को देखा है। दोनों बहुत दुखी हो गई कि वो नहीं देख पाई। बार बंद हो रहा था तो मैंने तीनों को 2-2 ड्रिंक दिला दी और खुद 2 कोल्ड ड्रिंक पी। टेबल पर ग्लासों का ढेर लग गया। लवण बार बार मुझसे मजाक कर रही थी कि मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। वो दोनों टॉम कॉलिंस पी रही थी, जबकि बर्नीस बोर्बन और पानी पी रही थी। तीनों लगातार फिल्म स्टार ढूंढती रहीं, एक दूसरे से भी कम बोली। मार्टी ज्यादा बोलती थी, लेकिन उसकी बातें बोरिंग थी। वो बड़ी सिंगर के बैंड को बहुत अच्छा बता रही थी। लवण मजाकिया बनने की कोशिश कर रही थी, बार बार पूछती थी कि मेरे पापा आज रात क्या कर रहे हैं। बर्नीस ज्यादातर चुप ही रही। जब भी मैं कुछ पूछता वो बोलती, क्या? अचानक ड्रिंक खत्म होते ही तीनों उठ गईं और बोली कि उन्हें सोना है क्योंकि सुबह जल्दी रेडियो सिटी म्यूजिक हॉल का शो देखना है। मैंने उन्हें रोका, मगर वो नहीं रुकी। हमने अलविदा कहा। मैंने बोला, अगर कभी सिएटल आऊंगा तो मिलूंगा, मगर सच कहूं मैं नहीं मिलने जाऊंगा। सिगरेट और बाकी सब मिलाकर बिल करीब 13 रुपए का आया। मुझे लगा उन्हें कम से कम ऑफर करना चाहिए था पैसे देने का, पर उन्होंने नहीं किया। मुझे फर्क नहीं पड़ा। तीनों बहुत ही बेवकूफ थीं और उनकी टोपियां भी अजीब थीं। उनका सुबह जल्दी शो देखने जाना मुझे दुखी कर गया। अगर कोई लड़की इतनी दूर से न्यूयॉर्क आए और सुबह जल्दी उठकर सिर्फ रेडियो सिटी म्यूजिक हॉल का पहला शो देखे तो बहुत दुख होता है। अगर वो ये ना बोलती तो मैं उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक और पिला देता। मैं भी लेवेंडर रूम से जल्दी निकल आया। वैसे भी सब बंद हो रहा था और बैंड भी बंद हो चुका था। वैसे भी अगर कोई अच्छा डांस पार्टनर ना हो या असली ड्रिंक ना मिले तो वहां बैठने का कोई मतलब नहीं। कोई भी क्लब तब तक अच्छा नहीं लगता जब तक साथ में अच्छी लड़की ना हो या असली शराब ना मिले या आप नशे में ना हो। अचानक जैसे ही मैं बाहर लॉबी की तरफ निकला, फिर से मेरे दिमाग में जेन गैलेगर का ख्याल आ गया। मैं उसके बारे में सोचने लगा और वो ख्याल मेरे दिमाग से हट ही नहीं रहा था। मैं लॉबी में रखी एक गंदी सी कुर्सी पर बैठ गया और सोचता रहा कि जेन और स्ट्रेडलेटर उस गाड़ी में बैठे होंगे। मुझे पूरा यकीन था कि स्ट्रेडलेटर ने जेन के साथ कुछ नहीं किया होगा। मैं जेन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं उसे किताब की तरह जानता था। वो सिर्फ चेकर्स ही नहीं बल्कि उसे खेलना भी बहुत पसंद था। मैं उसे जब से जानने लगा हम गर्मियों भर रोज टेनिस खेलते थे
और हर दोपहर गोल्फ भी खेलते थे। मैं उससे बहुत करीब था। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था, पर हम हर दिन मिलते थे। लड़की को जानने के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा अजीब बातें ही की जाए। मैं उससे पहली बार ऐसे मिला, उसके घर का कुत्ता बार बार हमारे लॉन में आकर गंदगी करता था। मम्मी को बहुत गुस्सा आता था। मम्मी ने जैन की मम्मी को फोन किया और खूब झगड़ा किया। मम्मी ऐसे मामलों में बहुत तेज है। कुछ दिन बाद मैंने जैन को क्लब के स्विमिंग पूल के पास देखा। वो पेट के बल लेटी थी। मैंने उसे हेलो कहा। मुझे पता था कि वो हमारे घर के पास ही रहती है, मगर कभी बात नहीं हुई थी। उसने मुझे देखा भी नहीं, बस अनदेखा कर दिया। मुझे उसे समझाने में बड़ी मेहनत लगी कि मुझे उसके कुत्ते से कोई परेशानी नहीं। उसका कुत्ता कहीं भी कर दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उस दिन के बाद मैं और जैन दोस्त बन गए। हमने उसी दोपहर गोल्फ खेला। उसने 8 बॉल खो दी। उसे सिखाने में मुझे बहुत मेहनत लगी, लेकिन मैंने उसका खेल अच्छा कर दिया। मैं बहुत अच्छा गोल्फर हूँ। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम यकीन नहीं करोगे। मुझे तो एक बार फिल्म में भी लेने वाले थे, मगर मैं गया नहीं। मुझे फिल्मों से इतनी नफरत है कि उसमें काम करता तो झूठा लगता। जैन अजीब थी, बहुत सुंदर नहीं थी, मगर मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो जब बात करती थी या खुश होती थी तो उसका मुंह बहुत सारी दिशाओं में चला जाता था। उसकी होंठ इधर उधर हो जाते थे। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो अपना मुंह पूरा बंद नहीं करती थी, थोड़ा सा खुला ही रहता था, खासकर जब वो गोल्फ खेलती थी या किताब पढ़ती थी। वो हमेशा बढ़िया किताबें पढ़ती थी, कविताएं भी पढ़ती थी। परिवार के बाहर मैंने सिर्फ उसे ही अल्ली के बल्ले की कविता दिखाई थी। उसने अल्ली को कभी नहीं देखा था, क्योंकि वो पहली बार उस साल में आई थी। उससे पहले वो केप कॉड जाती थी, मगर मैंने उसे अल्ली के बारे में बहुत कुछ बताया था। वो इन सब बातों में बहुत रुचि रखती थी। मेरी मम्मी को जैन पसंद नहीं थी। मम्मी को लगता था कि जैन और उसकी मम्मी उन्हें इग्नोर करते हैं, कभी हेलो नहीं बोलती। मम्मी ने उन्हें गांव में कई बार देखा था, क्योंकि जैन अपनी मम्मी के साथ गाड़ी चलाकर बाजार जाती। मम्मी को जैन सुंदर भी नहीं लगती थी, पर मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बस वैसे ही जैसी वो थी। मुझे एक दिन की बात याद है। यही एक दिन था जब मैं और जैन थोड़ा करीब आए थे। शनिवार का दिन था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। मैं उसके घर के बरामदे में था। वहाँ बड़ा सा जालीदार बरामदा था। हम चेकर्स खेल रहे थे। मैं मजाक में उसे छेड़ता था कि वो अपने किंग्स को पीछे की लाइन में रखती है, लेकिन मैं ज्यादा मजाक नहीं करता। खनमा बहता चचे थडक बनवट सथे खार जब वो लड़का वो शर्म मचल गई डोबना मन झस छे जमाना अब तक बत ये उसका बड़ा मौका ये सच्चा था मो मौका ये सच्चा था न सजा अगर